ट्रैवलिंग में जब आप कर रहे थे जो ट्रैवल, उसमें इनसिक्योरिटी या डर लगा कभी? तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आप किसी इवेंट पे हो और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो थोड़ा सा होता है कि ये सारा सिस्टम खराब। डर इस चीज़ का था कि ये इवेंट खराब ना हो जाए। प्रीत ट्रैक्टर्स फर्स्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में आई सबसे पहले। एक होता है टूरिस्ट, एक होता है ट्रैवलर, तो दोनों में बड़ा फर्क है। सो बेसिकली आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रैवलर। आपको हर जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। एक पहाड़ जो है ना, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि खींचता है मुझे अपनी तरफ ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी जगह। हालांकि मैंने साउदर्न इंडिया भी पूरा किया है, मैंने ईस्ट इंडिया भी किया है, लेकिन पहाड़ से कुछ ऐसा कनेक्शन है जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको परमिट लेना पड़ता है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। वो पहले मैनुअली होता था, आजकल वो ऑनलाइन है। जब एक दूसरे की मानसिकता को पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है। ट्रैवल एक मेडिसिन है, ट्रैवल एक मेडिसिन है जो आपका स्ट्रेस रिलीज करती है। अगर आपने एक हफ्ता काम किया तो आप संडे ऑफ रखते हैं, किस लिए रखते हैं? आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। इमोशनल तो मैं खुद ही हो जाता हूँ जब मेरी इवेंट टाइम कंप्लीट हो जाती है, बस यही मेरा इमोशनल मोमेंट होता है। ट्रैक्टर जो बेसिकली एक किसान का साथी है, किसान का बेटा है, लेकिन हमारा इंडिया भी बहुत खूबसूरत है। अभी 28 सालों में मैंने जितना घूम लिया, और अगर मुझे 128 साल और मिलेंगे तो वो भी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बड़ा खूबसूरत है हमारा मुल्क। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, जिस आदमी ने दुनिया नहीं देखी, जो ट्रैवल नहीं करता, वो जिंदा ही नहीं। आजकल किसान के पास लगभग सबके पास ट्रैक्टर हैं, सबके पास अपनी मशीनरी है। कोई भी चीज़ है एक हर इंसान के अंदर होती है, तो चाहे उसके अंदर कोई ट्रैवलर हो, चाहे उसके अंदर कोई राइटर हो। तो ये इंडिया में कोका कोला कंपनी जो है गुड़गांव में, इनका ऑफिस है। तो लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड के नाम से जो किताब छपती है साल में एक बार। अगर आपने कहीं थोड़ा भी किया है और आपको एक्सपीरियंस है, आप बड़े की तरफ जा सकते हो। अगर आपने कोई छोटी इवेंट की है, आप बड़े की तरफ जा सकते हो। वो एडवेंचर है। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं तो हर व्यक्ति को थोड़ा ट्रैवल जरूर करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कभी भी ऐसी किसी जर्नी पे जा रहे हो और भी कोई जा रहा है, आपके पास एटलीस्ट इतना हो आप खुद की मदद कर पाएं और किसी दूसरे की मुसीबत में फंसा हो उसकी मदद कर पाएं। वो एक मेरा बड़ा यादगार पल, और एक मतलब वही है ना कि परमात्मा आपके आसपास ही होता है, आपको उस मुसीबत से निकालते। तो उन्होंने तो वो उनके आसपास ही थे मेरे, तो उन्होंने मुझे सारा मेरे लिए कर ही दिया। ये चारों रिकॉर्ड हैं, ये अलग तरीके जी। एक मेरा सोलो है, एक लॉन्गेस्ट है, एक ऑल इंडिया है और एक रिवर्स है। ट्रैवल आपको पेशेंस सिखाता है, ट्रैवल आपके बड़े अच्छे रिलेशंस बनाता है। मुझे अपनी पूरी ट्रैवल लाइफ के अंदर बहुत अच्छे दोस्त मिले। अभी हम लोग 4 लोग गए थे। 4 लिम्का रिकॉर्ड्स और दर्जनों एक्सपेक्टेशंस के बाद खुद को साबित करने के लिए और कुछ बाकी है अभी? मैंने एक ट्राई नेशन इवेंट प्लान की हुई है, इंडिया, नेपाल और भूटान, देन बैक टू दिल्ली। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हफ्ते में 2 दिन हम नई नई पर्सनालिटी से रूबरू कराते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में जो है वो है जयबीर सिंह विर्क। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो आज तक हमारे पॉडकास्ट में कोई ट्रैवलर नहीं आए थे। ट्रैवलर, और वो भी इस तरह के ट्रैवलर जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराया हो। तो अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी। अब हम जयबीर जी से ही जानेंगे उनकी कहानी। नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने पॉडकास्ट में हमें टाइम दिया जी। थैंक यू जी। जयबीर जी, आप अपनी फैमिली, एजुकेशन, उसके बारे में कुछ बताइए। मैडम, मैंने ग्रेजुएशन टोहाना से किया अपने शहर से, और फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ मैंने बैचलर्स ऑफ लॉ किया, LLB। फिर मैंने LLM किया, रेगुलर मास्टर्स किया, क्योंकि LLB मेरे फादर भी एडवोकेट थे। और टोहाना के अंदर जो कोर्ट बनी है 1988 में, 1988 में, व्हेन मिस्टर देवीलाल वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे फादर साहब के एफर्ट से वहाँ कोर्ट बनी जी। अच्छा। टोहाना में, तो वो फाउंडर थे जी। अच्छा। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि भैया LLB तो मैंने भी 75 में की है, तो आपको कम से कम मास्टर्स करनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है डैड। तो मैंने LLM शुरू किया, LLM किया मैंने।
बट मेरा लॉ फील्ड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फादर के कहने से किया था? फादर के कहने से किया। मेरे फादर का मानना ये था कि आप कुछ भी करो लेकिन एजुकेशन आपके हर फील्ड में जरूरी है। राइट। आप चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, आप इवन खेती भी करोगे तो भी आपको एजुकेशन जरूरी है। आप जितनी एजुकेशन ले सकते हो, जिस फील्ड की ले सकते हो लो, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत उसकी क्रिएटिविटी दूसरे लोगों से अलग होती है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब आपने छोड़ दी तो दोबारा आप नहीं कर पाओगे कंटिन्यू। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है जी, मेरे 3 बच्चे हैं, मदर है जी। अच्छा, 3 जी। बच्चों में? मेरी बड़ी बेटी अभी मेडिकल कर रही है जी, तवलीन। अच्छा। वो 10+2 में है जी। छोटी बेटी मेरी अभी 7th में है और बेटा छोटा है जी, वो अभी 3rd में है जी। अच्छा। और मेरे वाइफ हैं, वो SSO हैं जी, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं वो फॉरेंसिक साइंस में डिपार्टमेंट में है मधुबन पे, और अभी आजकल वो हिसार है जी। आप ट्रैवलिंग का आपको शौक था? जी मैम, ट्रैवलिंग अच्छा। का मुझे शौक था। अच्छा। ट्रैवलिंग का मुझे बचपन से ही शौक था। मुझे 2 चीज़ों का बड़ा शौक रहा है, ट्रैवलिंग का और ऑटोमोबाइल्स का। मुझे कार्स का, बाइक्स का बड़ा शौक रहा है और ट्रैवलिंग का बड़ा शौक रहा है। बट मैं जो मेरी एजुकेशन है वो उससे कहीं भी उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, जो मैं आपको सच बताऊं। जी। ठीक। इवन मैंने जर्नलिज्म भी किया है, मैंने मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म की है। अच्छा। मैंने MA जर्नलिज्म भी किया है कुरुक्षेत्र से। अच्छा, आपका घर में शुरू से माहौल कैसा रहा था घर का? हमारा जैसे आम साधारण परिवार में एक वैसा ही माहौल, क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, टोहाना छोटा सिटी है जी। तो हम लोग फार्मिंग भी करते थे, मेरे फादर एडवोकेट थे और हम 4 बहन भाई थे। तो जिनमें से मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो जर्मनी रहते हैं, उनकी शादी हो गई, उसके बाद मैं हूँ। मेरे से जो छोटी सिस्टर है वो DRDO में है जी। अच्छा। शी इज ऑल्सो साइंटिस्ट। ओके। जी। क्या शुरू से आपको एडवेंचर पसंद थे? क्योंकि आप ट्रैवलिंग, फिर आगे गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, ये सब जी। कुछ एडवेंचरस सा वो है। जी जी। ड्यूरिंग ट्रेवल मैंने अपनी बाइक के ऊपर ट्रेवल किया। तो मेरी जो फर्स्ट बाइक थी वो 100cc थी तब, और उसके बाद मुझे मेरे फादर ने 350 लेके दिया, बुलेट। तो उस बाइक पे मुझे नहीं याद कि मैंने कितना ही उसको घुमाया है, कितना ही, आई थिंक शायद कोई 1.5 लाख किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया उस बाइक के ऊपर ही। आपने जैसे बताया कि आप अपने फादर के, आप 6 जनरेशन से अकेले जी, मैं 5th हूँ, मेरा बेटा 6th है। जी। तो आपने बोला कि आपने बाइक के ऊपर 1.5 लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट चली थी आपकी बाइक। जी। जहां तक मैं अपने इंडियन फादर्स को जानती हूँ, इंक्लूडेड माय हस्बैंड जी। और भी बहुत सारे लोग, वो स्पेशली एक लड़के को लेके इतना पॉजेसिव होते हैं कि वो बाइक नहीं खरीदते देते। आपके पापा ने आपको 1.5 लाख किलोमीटर चलने दिया? एक्चुअल में थोड़ी सी चीटिंग भी की मैंने। अच्छा। जी। उसका कारण ये था कि जब तक मैं टोहाना में था तो तब तक तो मैं इतना नहीं कर पाता था। जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया तो मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो बाइक तो सभी बच्चों के पास होती थी नॉर्मली, तो मेरे पास भी थी। तो यहाँ से मुझे जो ट्रैवल का था वो ज़्यादा मुझे किस्म का, आप कह सकते हैं कि चस्का लग गया। अच्छा। तो एक कोई भी चीज़ है, एक हर इंसान के अंदर होती है, चाहे उसके अंदर कोई ट्रैवलर हो, चाहे उसके अंदर कोई राइटर हो, चाहे उसके अंदर कोई आर्टिस्ट किसी तरीके का भी हो। तो कई लोग क्या है कि सारी उम्र उसको पहचान नहीं पाते जी, और कई पहचान लेते हैं तो उसको कर नहीं पाते, उनके रिसोर्स नहीं हो पाते, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि उसको करें। तो अंदर से आवाज यही आती थी कि नहीं, जाना है। तो हर वक्त ये रहता था कि जब भी टाइम मिलता था तो कई बार क्लास बंक करके भी चले जाते थे। तो एक तो बाइक राइड का बड़ा शौक था, बाइक्स का बड़ा शौक था कि जो चीज़ थी कि ये मेरे पास है और बड़ी अच्छी है, तो उसको बड़ा मैं संभाल के भी बड़ा रखता था। मैंने वो बाइक करीबन 1,73,000 किलोमीटर चला कर जब बेची तो मुझे जिस व्यक्ति ने मेरे से ली वो कहता है जी ये एज न्यू है कि आपने इतनी चला के इसको इतना संभाल के रखा हो। आपने कब ये डिसीजन लिया कि मुझे ट्रैवलिंग एज अ प्रोफेशन करनी है? जी मैम, जी मैंने ड्यूरिंग माय स्टडी जब मैं LLB कर रहा था तो मेरे मन में यही था, मैं उस चीज़ पे भी अभी आगे आते हैं, तो मेरे मन में यही था कि मेरा शौक है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नई नई जगहें देखना, नई नई जगहें खोजना, मुझे लोगों को वहाँ पे लेके जाना, बताना, एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने जब मेरी LLB कंप्लीट हुई फिर मुझे LLM किया मैंने,
LLM के बाद फिर मेरे फादर ने बोला कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप अभी LLM हो गई है, आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप कोर्ट में आओगे। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं अपना काम ही करूँगा, मेरे कोर्ट मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो फ्री माइंड आदमी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो मैंने देन आई स्टार्ट माई ट्रैवल ऑफिस इन 2007 कुरुक्षेत्र में। और वो ट्रैवल ऑफिस जब मैंने शुरू किया तो तकरीबन 2 या 3 महीने में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रैवल कराया जी, नेशनल इंटरनेशनल। मेरे पास स्कूल के ग्रुप्स होते थे, मेरे पास एक्सपीडिशन के ग्रुप होते थे, मेरे पास फॉरेनर्स आते थे इवन, जिनको मैं लद्दाख वगैरह लेके जाता था। अच्छा। तो उसमें जो बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, उनसे जो गेस्ट आते थे उनके, तो वो हम एंटरटेन करते थे उनको। वो बाइक राइड करते थे, तो बाइक राइड का जितना भी सिस्टम होता था वो सारा मतलब हम जब रन आप करते थे। इंडिपेंडेंटली मतलब ट्रैवलिंग करते थे जी। ग्रुप के साथ में, तो आपने सबसे ज्यादा जो कठिन वेदर था, जो जी। क्लाइमेट था, वो जी। किस जगह का देखा? मैम लद्दाख जो एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि खारदुंगला जो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहा है, जिसकी हाइट है 18,380 फीट, तो वो एक पैच ऐसा है जहां वो सर्दी में तो बंद ही रहता है। आजकल जो है पिछले काफ़ी सालों से इंडियन आर्मी जब मूवमेंट होती है तो उसको खोल के रखते हैं, लेकिन नॉर्मली आप वहाँ सिर्फ समर्स में ही जा सकते हो, विंटर में आप वहाँ ट्रेवल नहीं करते, क्योंकि विंटर में वहाँ जो टेम्परेचर है वो -50 तक चला जाता है। और इवन कई जगहें वहाँ पे ऐसी हैं, जैसे द्रास में एक जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे याद है कि 9 जनवरी 1995 को जो मिनिमम टेम्परेचर गया वो -65 था जी वहाँ पे। तो वो बिल्कुल इतना ज्यादा फ्रोजन होता है कि वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते आप। फिर जब मेरी जो आप सबसे मुश्किल जर्नी अगर पूछोगे तो 2008 में मैंने जब सोलो ट्रैक्टर इवेंट किया, तो उस इवेंट में क्या हुआ, एक्चुअल में वो सोलो थी नहीं, तो उसमें हम लोग 3 लोग थे। तो जब वो इवेंट सारा स्पॉन्सर हो गया, फाइनल हो गया, उसकी डेट अनाउंस हो गई, तो 12 जून 2008 को वो इवेंट स्टार्ट होनी थी नाभा पंजाब से जी, नाभा पटियाला के पास है जी। तो 2 दिन पहले जो एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो बैकआउट कर गए, उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2 लोग रह गए, चलो कोई बात नहीं, 2 तो हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे जो दूसरा पार्टिसिपेंट था वो भी उसमें बैकआउट करना पड़ गया, उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो रह गया मैं सिर्फ अकेला। अब कंपनी ने सब कुछ ओके कर दिया, डेट फाइनलाइज हो गई, उन्होंने मीडिया में बोल दिया, उन्होंने अपने चीफ गेस्ट को बोल दिया। तो सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा जो MP भी रहे हैं, वो उन्होंने फ्लैग ऑफ पे आना था। तो जब मुझे ये पता लगा, आई वाज वेरी शॉक्ड कि अब अकेले के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना लंबा ट्रैवल है और फर्स्ट टाइम था ट्रैक्टर के ऊपर। तो जो टारगेट था वो 20 डेज का था, 3000 किलोमीटर, और वो भी पूरा एक्सट्रीम पहाड़ के अंदर। और पहाड़ भी ये नहीं कि आपका लो ऑक्सीजन वाले पहाड़, क्योंकि अगर आप श्रीनगर तक ट्रेवल करोगे तो आपको वेजिटेशन मिलेगा। जब जैसे ही आप पहलगांव श्रीनगर के बाद आपको आता है एक जगह आती है, तो वहां से आप जैसे ही क्रॉस करोगे आपको वेजिटेशन खत्म शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपको पास ही शुरू हो जाएंगे वहां से सोनमर्ग। तो जैसे ही आप सोनमर्ग क्रॉस करोगे वेजिटेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो जिला पास आता है पहला वो हाईएस्ट है, फिर उसके बाद और पासेज आते हैं, फिर पूरा ड्राई लैंड शुरू हो जाता है। तो वहाँ ऑक्सीजन जो बिल्कुल 10% ऑक्सीजन मान के चलें आप, अगर हम लोग यहाँ पे 100% ले रहे हैं तो वहाँ 10% है। तो आपके व्हीकल को भी प्रॉब्लम आती है, आपको भी प्रॉब्लम आती है, और वेदर इतना ज्यादा हार्श हो जाता है कि जब वहां पे सन रेज हैं वो इतनी ज्यादा शार्प हैं, आपकी पूरी स्किन बर्न कर देती हैं। अच्छा। और हवा ये नहीं पता कि 5 मिनट में चल पड़े 5 मिनट में बंद हो जाए, इतनी भयंकर हवाएं चलती हैं वहां पे। वो एक मेरी बड़ी टफेस्ट जर्नी थी। उसका कारण ये था कि एक तो मेरा वो पहला ऑफिशियल इवेंट था कि जो मैं रिकॉर्ड के लिए कर रहा था। तो उसमें क्या होता है मैम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी कि लॉग शीट आपको फिलअप करनी पड़ती है जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो। तो आपको सुबह आपको मार्क करवाना पड़ता है कहीं ना कहीं से, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, जो भी आपको मिले, चाहे वो आर्मी की पोस्ट है, चाहे वो पुलिस की पोस्ट है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, वहाँ पे लिख के सर्टिफाई करते हैं कि इस डेट को इतने टाइम पे आप यहाँ प्रेजेंट थे। आपको वहाँ पे आपको अपने आप को सर्टिफाई करवाना पड़ता है। मुझे वो पूरी जर्नी के दौरान
एक तो वो पूरी लॉग शीट फिलअप करनी थी। फिर जब आप किसी भी जर्नी के लिए, रिकॉर्ड के लिए कोई जर्नी करते हो, तो आपको उसके लिए पूरा स्टिल डाटा चाहिए। आपको हर लैंडमार्क, आपको जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, तो मेन जो जहाँ उसके जो जो चीज़ें हैं सबकी आपको फोटो चाहिए आपकी। फिर पूरे रूट का आपको वीडियो चाहिए उसका, तो वो वीडियो बनाने वाला भी मैं ही था। आपके साथ कोई असिस्टेंट कोई भी नहीं था, और स्टिल करने वाला भी मैं ही था, और लॉग बुक फिल करने वाला भी मैं ही था। बेसिकली क्या था कि जो प्रोजेक्ट था वो 3 लोगों का था, कि उसमें क्या होता है कि आपकी जो सारी जो जॉब है वो डिवाइड हो जाती है कि एक ड्राइव करेगा, एक फोटोग्राफी संभालेगा, एक लॉग शीट फिलअप कराएगा, जिसमें आपका काफी टाइम सेव हो जाता है। तो वो सारा कुछ मुझे करना पड़ता था। उसमें मुझे सबसे बड़ी पहले दूसरे दिन ही प्रॉब्लम आ गई है कि जब मैं पंजाब से J&K बॉर्डर, लखनपुर बॉर्डर आता है वहाँ पे, तो जब वहाँ मैं एंटर करने लगा, स्टेट चेंज हुई, तो उन्होंने मेरा ट्रैक्टर रोक लिया। अच्छा। एक्साइज वालों ने, वहाँ पे वो टोल भी है और वहाँ एक्साइज का उनका ऑफिस भी है। तो उन्होंने कहा कि आप ये ट्रैक्टर लेके कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कंपनी के, कीजिए ये देखो कंपनी का लेटर है और इसमें नॉट फॉर सेल है, ट्रैक्टर इंश्योर्ड है, इसके पेपर हैं, और मुझे ऑथोराइज किया गया है ये इवेंट पे लेके जाने। ये सिर्फ एक ट्रैवल प्रमोशन के लिए, एडवेंचर ट्रैवल प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए, ये कोई हम सेल नहीं करने आए जम्मू कश्मीर में, इसको बेचने नहीं आए, ना ही ये यहाँ रहेगा, वापस जाएगा। इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो कोई छोटे ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे से सारे पेपर ले लिए और वो उन्होंने अंदर रख लिया और कहते जी ये नहीं आगे जाएगा। तो मतलब कि मैं दूसरे दिन इतना डिप्रेस हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो मेरी तो पूरी इवेंट ही खराब हो गई। अब कंपनी वालों से भी मेरी बात हुई नहीं इस बारे में, कि मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। मुझे वहां पे 4 घंटे वेट करना पड़ा। तो तब उनके जो बॉस थे वो आए वहां 4 घंटे बाद, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद उनका, कोई शर्मा जी थे, तो वो पंजाब के थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर सिंपल सी चीज़ है, मैं इवेंट पे जा रहा हूँ, ये मेरी आईडीज हैं, ये कंपनी के पेपर है, मुझे ऑथराइज किया हुआ है, मैं ट्रैवल प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो कि ये तो नॉट फॉर सेल है वैसे भी। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा सर आपके ऑफिसर ने मेरे पेपर रख लिए, मुझे 4 घंटे से परेशान कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया 1 मिनट में, बोले नहीं नहीं आप जा सकते हो, जाओ। तो बड़ा एक स्ट्रेस रिलीज हुआ। मैं वहां से चला तो मैं जम्मू बाईपास होके उधमपुर गया, तो वहां मेरे साथ एक सर्कमस्टांसेस हुआ। मैं वहां करीबन शाम को 7-1 बजे मैं वहां से क्रॉस कर रहा था। तो वहां क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में अगर कहीं भी कोई फायरिंग होती है तो एकदम से हूटर बजता है कि आप सभी लोग अपने घरों में घुस जाओ, अपनी दुकानें बंद कर दो, जो व्हीकल जहाँ पार्क है उसको साइड में खड़ा कर दो। तो कर्फ्यू अनाउंस हो जाता है वहां पे। तो शाम का वक्त था, 7 बजे का, बरसात पड़ रही थी, तो सडनली वहां पे कर्फ्यू का हूटर लगा। तो मैं फटाफट, मैंने भी रोका, तो मेरे सामने 3-4 ऐसे चाय के ढाबा थे मुस्लिम्स के, तो मैंने उनके अंदर जाने की कोशिश की, मुझे भी अंदर ले लो, कि किसी ने अंदर नहीं लिया, सबने दरवाजे बंद कर दिए। आई वॉज ऑल अलोन एट दैट टाइम। 7 बजे का टाइम, बरसात पड़ रही है, मैं अकेला वहां पे। मैंने वो जो मेरी ट्रॉली थी उसके साइड में बैठ के मैंने 1-1.5 घंटा गुजारा। मैंने कहा चलो परमात्मा का नाम लिया, जो होगा देखी जाएगी। तो वो 1-1.5 घंटे के बाद सारा नॉर्मल हो गया। देन में आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। तो ये मेरे साथ दूसरे दिन हुआ। फिर एक दिन जब मैं रात को ट्रेवल कर रहा था, आई थिंक 5th डे, तो मेरी जो ट्रॉली थी वो पीछे, ट्रैक्टर के पीछे छोटी ट्रॉली कनेक्टेड थी, उसके अंदर 200 लीटर डीजल था और कुछ पार्ट्स थे, वो भी मुझे खुद से ही रिपेयर करने थे। अगर उसको कुछ हो जाए तो मैकेनिक भी मैं ही था, तो मेरे पास ऐसा कोई बैकअप प्लान कुछ भी नहीं था। तो वो ट्रॉली मेरी गिर गई, और गिरी भी इतने बजे रात को, 2-2:30 बजे। कहाँ गिर गई? वो उसका हुक टूट गया, अलग हो गई उससे वो। तो वो उस वक्त ना तो कोई मदद थी, बड़ा परेशान हुआ, तो बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा के वो मैनेज की। तो बीच बीच में 3-4 फेज ऐसे आए कि बड़ा डिप्रेस भी हुआ कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये तूने गलत पंगा ले लिया। तो जितनी बार भी ऐसा आता तो मैं ना हमेशा से यही करता था प्रे कि भगवान मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं, ये मेरे मन की इच्छा है और मैं किसी को इससे कोई दुखी नहीं कर रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, आप मेरी मदद करो। तो भगवान ने हमेशा ही मेरी मदद की कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो ये इवेंट थी मेरी फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट थी रिकॉर्ड के लिए। ट्रेवल मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, 28 साल से। तो परमात्मा ने अपना हाथ रख के मेरे सिर के ऊपर इस इवेंट को जो है पूरा सक्सेसफुल किया जी। और ये 20 दिन की इवेंट जो मैंने 18 दिन के अंदर सबमिट कर दी थी। और ये
प्रीत ट्रैक्टर्स फर्स्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में आई सबसे पहले। जी। आपने जितना ट्रैवल किया, आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन लोगों में क्या फर्क दिखाई दिया? देखिए मैम, हर स्टेट का एक अपना अलग कल्चर है, एक अलग पहरावा है, एक अलग उनका खान पान है। तो लगभग मुझे सभी स्टेट्स ही अच्छी लगी हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ वाले हैं तो साउथ वाले भी अच्छे हैं, उनका अपना तौर तरीका है रहने का, और नॉर्थ वाले हैं उनका अपना तौर तरीका है। लेकिन जो साउदर्न स्टेट्स हैं, मैंने तमिलनाडु पूरा ट्रैवल किया है, केरला ट्रैवल किया है, वहाँ के लोग मुझे थोड़े से ज़्यादा शांत लगे। अच्छा। हाँ, वहाँ के लोग मुझे ज़्यादा शांत लगे। वहाँ लोगों में इतना, जो हमारे हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, नोएडा में, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ लोगों में रेस लगी हुई है बहुत ज़्यादा। इवन वहाँ भी बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, वहाँ भी लोगों में रेस लगी हुई है। लेकिन जो छोटे शहर हैं वो बड़ा, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ है, बड़ी पीसफुल लाइफ उनकी। उनका खाना बड़ा अच्छा है, उनकी लिविंग बड़ी सिंपल है, उनको बड़ा सिंपल वे में रहते हैं वो लोग। मतलब हमारे यहाँ अगर किसी के पास पैसा आता है तो वो दिखाता है, वहां अगर किसी के पास पैसा है तो आप उसको जज नहीं कर सकते कि इस इंसान के पास इतना पैसा। जी। जब भी आप किसी को बताते थे उस समय में कि आप ट्रैक्टर से इस तरह की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो लोगों के रिएक्शन कैसे होते थे? हाँ, लोगों के रिएक्शन, लोगों के लिए वो एक नई चीज थी, क्योंकि बाइक से करना, गाड़ी से करना। जी एग्जैक्टली। तो काफी बार रास्ते में जैसे पुलिस वालों ने भी रोका, आर्मी वालों ने भी रोका, कुछ वैसे भी रुक जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो बड़े हैरान होते थे, कहते यार गाड़ी और मोटरसाइकिल से तो आते हैं, हमने बहुत लोग, यू आर द फर्स्ट वन, हमने आज तक अपनी सर्विस में किसी को नहीं देखा कि आप ट्रैक्टर लेके आ गए। तो फिर उनको मैं एक्सप्लेन करता था कि नहीं, ये रिकॉर्ड के लिए है और मेरा पैशन है, मैं एडवेंचर करता हूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले नहीं बहुत अच्छा है। तो लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया। और ख़ास तौर पे जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप कोई भी एक्सट्रीम जर्नी करते हैं, तो जब आप इस तरीके का ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लोग आपको मिलते हैं, कोई आपको बीएसएफ पर्सनल, आर्मी पर्सनल, आईटीबीपी के लोग। तो मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि जितना भी ये सरकारी जी औहदों पे, सरकारी उस पे लोग मिले, उन्होंने कोऑपरेट किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। इवन आप ये मान के चलें कि मेरे 80 साल के, 70 साल के रिटायर्ड पर्सन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा। मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, मेरी 20-20 साल की फ्रेंडशिप है उनके साथ, तो बड़ा अच्छा मेरा रिलेशन है उनसे। और ये सारा बना सिर्फ मेरी ट्रेवल जर्नी के। और ट्रेवल बेसिकली मैम दो चीजें हैं ट्रेवल में भी, एक होता है टूरिस्ट, एक होता है ट्रेवलर, तो दोनों में बड़ा फर्क है। सो बेसिकली आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रेवलर। जी। जब भी हम कोई रिकॉर्ड के लिए यात्रा करते हैं जी, तो उस पूरी की पूरी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कितना आसान होता है? डॉक्यूमेंटेशन में इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इवेंट जब आप सोचते हो, प्लान करते हो, तो आपको ये पूरे का पूरा जिस भी आप बुक के लिए, अगर आप इंडिया में इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे 4 रिकॉर्ड है, मैंने आपको बताया, तो ये इंडिया में कोका कोला कंपनी जो है गुड़गांव में, इनका ऑफिस है। तो लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड के नाम से जो किताब छपती है साल में एक बार। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि आप किस फील्ड में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अगर मैं आपसे बात कहूं कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, अगर उसमें से कोई इंटरेस्टेड है जी किसी भी तरह के रिकॉर्ड को रजिस्टर कराने के लिए, तो उसका पूरा प्रोसेस बताओ। हाँ, उसका प्रोसेस ये है मैम, मान लो कोई भी फील्ड है, आप पेंटिंग कर रहे हैं या आपने मोटरसाइकिल पे कोई रिकॉर्ड बनाना है, कार पे बनाना है, किसी भी फील्ड में, आप बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप सबसे पहले आप उनकी साइट पे चेक करो कि उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। अच्छा। आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे, आप लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड की बुक को खोलो, उसमें आप ये देख सकते हैं कि उनकी कौन सी कैटेगरी है और आपका रिकॉर्ड को किस कैटेगरी में आ रहा है। अब जैसे मेरी बात करें तो मेरा रिकॉर्ड एंड्योरेंस कैटेगरी में आता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि आपको उनसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस में भी जा सकते हैं गुड़गांव, आप उनसे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें अपना पूरा प्लान भेजेंगे कि हम ये करना चाहते हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी वो रिकॉर्ड है, फर्ज कीजिए कि मैं किसी रिकॉर्ड के लिए उनको अप्रोच कर रहा हूँ कि जी मैंने 10 घंटे में इतनी ड्राइव करनी है, अगर उनके पास ऑलरेडी वो कोई रिकॉर्ड है और वो 10 घंटे से नीचे का है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ।
क्योंकि मुझे वो रिकॉर्ड बीट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं 10 घंटे उनको दे रहा हूँ कि मैं 10 घंटे में करूंगा, उनके पास 9 घंटे, तो आपको वो 8 घंटे में करना पड़ेगा। अच्छा। तभी वो रिकॉर्ड बन पाएगा, नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं बना पाओगे। अगर उनके पास उस कैटेगरी में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर जो आपने बनाया, अगर आप वो कंप्लीट हो जाता है तो वो भी रिकॉर्ड आपका सबमिट हो जाएगा। अप्रूवल वहीं से आएगी। अच्छा। जब वो अप्रूवल देते हैं तो उसके साथ ही आपको एक लॉग शीट दी जाती है। अच्छा। वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर आपका कोई इन हाउस स्टूडियो में कोई ऐसी इवेंट होनी है, यहाँ कुछ आपने करके दिखाना है, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर होता है। वो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लाइक कोई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, वो बीडीओ हो सकता है, वो एसडीएमजी हो सकते हैं, वो कोई कोर्ट से जजेस हो सकते हैं, कोई आईपीएस हो सकता है, जो उसको रिकॉग्नाइज करे कि जी मेरी प्रेजेंस में हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है जी, क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि मेरी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, प्रूफ के तौर। यस यस। उनकी आईडी लगेगी, उनके साइन होंगे, वो अपना लेटर लिख के देंगे, प्लस उस पूरे ही इवेंट का वीडियो सबमिट होगा। ये तो हुआ इन हाउस। लेकिन अगर आप आउटडोर कर रहे हैं, जैसे कि मेरा है, ट्रेवल का कोई भी वीडियो है, आपको ट्रेवल इवेंट कोई भी कर रहे हैं, तो उसको आप पूरी जर्नी की वीडियो, पूरी जर्नी का आपको स्टिल फोटोग्राफी, प्लस जो मैं आपको बता रहा था कि लॉग शीट, तो वो लॉग शीट आपने किस दिन कहाँ से चले, कितना डिस्टेंस कवर किया, कहाँ रुके, और इन द बिटवीन आपको मेन स्टेशन से आपको वहां से आपको साइन और उसका टाइम फिलअप करवाना पड़ेगा उस लॉग शीट के ऊपर। अच्छा। वो पूरा डाटा आपको एक प्रॉपर पूरी फाइल बना के, वो स्टिल फोटोग्राफी, आपकी वीडियो की डीवीडी, और आपको ये लॉग शीट जो पूरी, फिर आप जहां जहां से आप फ्यूल ले रहे हैं या जहां आप स्टे कर रहे हैं, अगर आपने कुछ कोई ट्रीटमेंट करवाया, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो सब कुछ आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ओके जी, वो बतौर प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा इसमें। जब आपने बताया कि 20 दिन की जर्नी आपने 18 दिन में पूरी करी, तो ऑलमोस्ट आप एक दिन के अंदर कितना ड्राइव करते थे? मैम ये डिपेंड करता है आपके टेरेन के ऊपर। कई बार क्या होता है कि लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर भी ट्रेवल हो जाता था। कई बार इससे ज्यादा नहीं हो पाता था। मैं 300, 400, 500 किलोमीटर भी मैं आपको 24 घंटे का बता रहा हूँ कि इसमें तकरीबन ये मान के चलें कि मैंने अगर 18 दिन की मैं बात करूं तो शायद ही मैं 3 या 4 रात सोया हूंगा जी। तो मैंने 2-2 दिन भी लगातार, मैंने 48 आवर्स भी लगातार मैंने चलाया ट्रैक्टर। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि जब आपने इतना लंबा ट्रैवल किया, ड्राइव किया, तो उस ड्राइव के बाद शरीर जब सोने के लिए जाते थे तो शरीर की हालत कैसी होती थी? पता ही नहीं चलता था कि आप कहाँ सो रहे हो, पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब आप उसको चला रहे हो, कर रहे हो, तो एक आपके अंदर जुनून होता है उस वक्त कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो आपके अंदर से एनर्जी आती है। तो आप इस बात को मानेंगे कि हमें साधनों से ज्यादा सबसे पहले अपना दिमाग जी और आपकी मोटिवेशन, ये 2 जरूरी है, उसके बाद साधन होते हैं। कभी किसी भी ट्रैवलिंग में जब आप कर रहे थे जो ट्रैवल, उसमें इनसिक्योरिटी या डर लगा कभी? नहीं, मैंने आपको वही एक 2008 वाला हादसा बताया था कि सडनली सेकंड डे पे जो कर्फ्यू अनाउंस हो गया एकदम शाम को। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे डर नहीं लगता। तो डर तो सभी को लगता है, किसी को थोड़ा लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आप किसी इवेंट पे हो और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो थोड़ा सा होता है कि ये सारा सिस्टम खराब। डर इस चीज का था कि ये इवेंट खराब ना हो जाए, क्योंकि वो मेरा पहला स्पॉन्सर इवेंट था। तो डर इस चीज का था कि कहीं मुझे वहां से वापस ना आना पड़े। जब आपने कई जगह पे ऐसी जगह ट्रैवल किया जहाँ पे माइनस के अंदर या 0 टेम्परेचर पे था, तो उस समय कैसे हैंडल किया वेदर को? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जैसे आप ट्रैक्टर एक ओपन मशीन है। अब कार में अगर आप ट्रेवल करते हो तो आपको टेम्परेचर का महसूस नहीं होता। अगर बाहर -20 है, -10 है, तो आपको अंदर आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा। तो ट्रैक्टर के ऊपर तो क्या है कि जैसे आप बाहर खड़े हैं वैसे ही ट्रैक्टर, वो सारा कुछ ही आपको बियर करना पड़ेगा अपने ऊपर ही। उससे ज्यादा टफ है कि जब वो चल रहा है तो वो ठंडी हवा एक आम आदमी चलता है उसकी स्पीड और तेज डबल हो जाती है उसकी स्पीड, डबल हो जाती है उसकी स्पीड। उसको कैसे हैंडल करते थे? बस ये मान के चलें कि जुनूनी था जी। हाँ, बस जुनून। बस ये एक ही जवाब दे सकता हूँ जिसमें कि जुनून ही था कि जो कर गए जी। एडवेंचर और स्टूपिडिटी के बीच में बाउंड्री क्या है?
बाउंड्री अगर मैं कहूँ तो आपकी समझ है, अच्छा। बाउंड्री है उसके अंदर। हाँ। एडवेंचर, अगर एडवेंचर की भी लिमिट्स हैं, आप एडवेंचर करें, आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। बेवकूफ़ी से कोई भी चीज़ एडवेंचर नहीं होती। अगर आप उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो तो आप उसको मत करो। अगर आप गाड़ी चला सकते हो टफ टेरेन पे तो आप चलाओ, फिर तो आपको समझ में आता है कि आप एडवेंचर कर रहे हो। लेकिन अगर कोई नौसिखिया वो काम कर रहा है तो उसको स्टुपिडिटी बोलेंगे। एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ में। अगर आपने कहीं थोड़ा भी किया है और आपको एक्सपीरियंस है, आप बड़े की तरफ जा सकते हो। अगर आपने कोई छोटी इवेंट की है, आप बड़ी की तरफ जा सकते हो, वो एडवेंचर है। लेकिन ये नहीं कि एक ही दिन में एडवेंचर की, जो मैं आपको कोई ऐसा नहीं बता सकता कि डेफिनेशन कि एक ही दिन में आप एडवेंचरर हो गए, नहीं। इसको टाइम लगता है। मुझे 28 साल हो गए, मैं अभी तक कर रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। आप जर्नी एक ऐसी चीज है, खास तौर पे जब आप एडवेंचर जर्नी करते हो तो आपको हर जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। खाली एडवेंचर पे जाना ये नहीं है। जैसे अब मैं आपको बता रहा था कि मैं लगभग सोलो ही करता रहा हूँ। तो सोलो में देखो, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जी आप अपने मदर भी खो दो, फादर भी खो दो, आप अपने कंपेनियन भी खो दो, आप अपने डॉक्टर भी खो दो। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो आप लेके जा रहे हो, आप साधन जो लेके जा रहे हो, जो भी आप व्हीकल लेके जा रहे हो, उसके मैकेनिक भी आप खो दो। अगर आपको मैकेनिज्म के बारे में बेसिक्स नहीं पता तो आप फंस जाओगे। मेरे पास, अगर मैं इवेंट पे गया हूँ, जितनी बार भी गया हूँ, तो मेरे पास सामान सारा होता, तो मैं उस सामान का करूंगा क्या अगर मुझे वो चेंज करना नहीं आएगा। तो प्लस आपके पास इनफ आपका फर्स्ट एड किट जरूरी होना चाहिए, आपके पास टोइंग स्ट्रैप्स होने चाहिए, आपके पास इनफ फ्यूल होना चाहिए। और मेरा मानना ये कि अगर आप कभी भी ऐसी किसी जर्नी पे जा रहे हो और भी कोई जा रहा है, आपके पास एटलीस्ट इतना हो आप खुद की मदद कर पाए और किसी दूसरे की मुसीबत में फंसा हुआ उसकी मदद कर पाए, उसको रियल एडवेंचर बोला जाता है। ये नहीं है कि आप खुद से कुछ करके आ गए। अगर कोई वहां फंसा हुआ है तो उसकी मदद करना भी आपका फर्ज है, क्योंकि उन जगहों पर बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जिस समय आपको लगा हो कि मैं मुश्किल ही घर जा पाऊंगा आपके पास? नहीं मैम, ऐसा तो मुझे नहीं आया। हाँ, एक बार फंस गए थे हम, ये कोई 2007 की बात है। तो सरदार हरमिंदर सिंह जी चट्ठा जो स्पीकर रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो मेरे साथ मेरे यूनिवर्सिटी के 2 मेट्स थे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो वो मेरे साथ गए थे। मौसम था, यही दिन थे अगस्त के। तो हमने 15 अगस्त को तिरंगा फहराया था शुगर पॉइंट पे। तो शुगर पॉइंट में वो जगह है जहाँ NH-22 खत्म होता है जाके, इंडो चाइना बॉर्डर। तो उस कौरिक गांव है उस जगह का नाम। तो वहां से वो गांव खाली करवा दिया था, वहां पे आर्मी डिप्यूटेड है। तो उससे नेक्स्ट चाइना ही है। तो वो हाईएस्ट पॉइंट था, वहां हमने जो है फ्लैग लगाया था जाके 15 अगस्त को 2007 को। तो उस जर्नी में क्या हुआ कि जो वो 2 वे रूट है जहां से जाते हैं, एक रूट शिमला से जाता है, एक रूट जाता है मनाली से। तो आप उसको क्रॉस रोड भी कर सकते हो, आप एक तरफ से जाओ दूसरी तरफ से आ जाओ। तो वो सेंटर में पड़ती है वो जो जगह है। तो जब हमने वो इवेंट कर लिया, हम लोग वापस चलने लगे, मनाली की तरफ से निकलने लगे, तो हमें काजा में रोक दिया गया चेक पोस्ट पे कि जी आप नहीं जा सकते, वहाँ एवलांच आ गया है तो आपको रुकना पड़ेगा, या आप दूसरे रूट से वापस जाओ शिमला वाले जहाँ से आए हो। तो हमने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, हम उसी रूट से वापस जाते हैं। हम उस रूट से वापस चले तो 50 किलोमीटर आने के बाद एक गांव आता है हुरलिंग, वहां भी एक चेक पोस्ट है। तो वहां भी उन्होंने रोक दिया कि जी इस तरफ तो फ्लड आ गया। तो हम दोनों ही रूट्स के इन बिटवीन फंस गए। तो वहां बाई चांस सुमदो में एक चेक पोस्ट है, काफी बड़ी कैंप है एक ITBP का। तो मैं वहां पहले भी जाता रहा हूँ, मेरे जो अंकल थे वो ITBP में 2IC रहे हैं, तो उनके जानकार थे। तो मैंने उनसे जाके मदद मांगी। मैंने कहा सर अब ये दोनों तरफ से रूट बंद हो गया है, तो हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। तो फिर उन्होंने एक दिन अपने गेस्ट हाउस में हमें रखा। तो उन्होंने बोले कि आप एक दिन वेट करो, रास्ता खुल जाएगा, जिस तरफ से भी खुलेगा तो आप निकल जाना। हम एक दिन वहां रहे, फिर उससे जो नेक्स्ट डे था नहीं खुला, हम लोग वहां घूमते रहे, सैर करते रहे। पानी बहुत था। तो वहां जो जिस जगह पे हम लोग फंसे, तो वहां पर स्पीति नदी और पारचू नदी, जो पारचू रिवर है वो चाइना से आती है और वो सतलुज में आके मिलती है। तो आगे पूरी सतलुज आती है। जो लेक का पानी है चाइना का, वो उस रिवर से आके सतलुज में मिलता है। तो वहां फ्लड आ गया था।
तो फिर हम 2 दिन हमारे को और वहां रुकना, हम 3 दिन वहां रुके। तो बस यही था कि हम वहां फंस गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि डरने वाली हमें बात वहां। जी आपने हिमालय ट्रैवल किया है, जी। आपने अपनी जिंदगी की हिमालय से क्या सीख ली सबसे बड़ी? आ, मुझे बड़े ही सालों से, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 साल की जर्नी, मैंने हिमालय ही ट्रैवल किया है। मैंने पूरा लद्दाख, पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, इवन मैंने पूरा सिक्किम भी ट्रैवल किया है। मैंने नागालैंड ट्रैवल किया, मैंने काफ़ी स्टेट्स मैंने ये ट्रैवल की हैं। एक पहाड़ जो है ना, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि खींचता है मुझे अपनी तरफ। ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी जगह, हालांकि मैंने साउदर्न इंडिया भी पूरा किया है, मैंने ईस्ट इंडिया भी किया है, लेकिन पहाड़ से कुछ ऐसा कनेक्शन है जो मुझे भी नहीं पता, वो मुझे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मैं अभी 1 हफ्ता पहले भी पहाड़ में ही था। अच्छा। मुझे जब भी टाइम मिलता है, चाहे एक दिन के लिए मिले, तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। जब आप ट्रैवल करते हैं, कभी कभी ऐसे मोमेंट भी आते हैं वहां पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता आपके हाँ, अलावा? आते हैं जी, बिल्कुल। ये अभी असल में क्या हुआ है कि जी 2008 के बाद, और खास तौर पे मैं आपको अगर बताऊं तो कोरोना के बाद क्या हुआ है कि लोगों के अंदर, लोगों का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। अगर आप कभी भी डाटा उठा के देखेंगे ट्रैवल हिस्ट्री का, तो 2018 तक बहुत कम लोग थे जो एक्सट्रीम जगहों पर जाते थे, लद्दाख जाते थे या उससे आगे जाते थे, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको परमिट लेना पड़ता है वहां के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। वो पहले मैनुअली होता था, आजकल वो ऑनलाइन है। अगर आपने भी ट्रेवल करना है, तो अगर आपने साइड बाय जो जगहें हैं वहां जाना है, तो आपको उस डेट की परमिशन लेनी होगी। ऑनलाइन उसकी फीस होती है, आपको भरनी पड़ेगी। आपको उसी डेट को अलाउ होगा जिस डेट के लिए आप वहां एप्लीकेशन डालेंगे। अच्छा। उसके आगे पीछे आप नहीं जा पाते, क्योंकि वहां चेक पोस्ट है, वो फिर अलाउ चेक नहीं। करते हैं। जी। हाँ। आपको व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा, आपको अपना आधार आईडी डालना पड़ेगा, आपको उसकी फी पे करने का, कितने दिन के लिए जाना चाहते हो आप वहां, तो वो सारे परमिट्स आपको वो करने पड़ते हैं अरेंज। तो पहले क्या था कि 2018 तक अगर आप देखो तो बहुत एक लिमिटेड से लोग वहां ट्रेवल करते थे। जैसे कोरोना आया, लोगों के अंदर भय का माहौल हो गया, लोग घर पे रहने लगे, लोग डिप्रेस हो गए, लोग एक तो फ्री हो गए, काम चला गया लोगों का, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, बहुत सारे लोगों में डर का माहौल बन गया कि पता नहीं कल को क्या और होगा। दूसरा कि अब वो पूरा वर्क फ्रॉम होम का एक वो चल गया, तो फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो फिर आप काम कर सकते हाँ, हो। तो इसमें क्या हुआ मैम कि कोरोना के बाद जो लोगों के अंदर ट्रेवल की एक बहुत होड़ लग गई। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में ट्रेवल नहीं किया था, वो भी ट्रेवल करने लग गया। अभी क्या सिस्टम हो गया है लोगों का, अभी लोग क्या करते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम वाली आप बात कर रहे हो, तो अभी लोग क्या करते हैं जी, 1 महीने के लिए कॉटेज ले लेते हैं पहाड़ में। आजकल सब जगह इंटरनेट है। एक अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना, आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए, वो लोग वहाँ आराम से अपना वर्क फ्रॉम काम होम करते करते हैं, ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, वहाँ रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ट्रेवल करने लगे। अब आपको वो ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक्त मैंने ट्रेवल शुरू किया था, तो कई बार ये होता था कि अगर मैं सुबह चला हूं तो मुझे शाम तक शायद 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग ऐसे ही मिलते थे। अब आप ट्रेवल करोगे, अगर आप अब की बात बताऊं मैं आपको, जून की, तो यहाँ इतना रश होता है, बट हम लोग उस वक्त नहीं जाते। हम जाते हैं बिल्कुल जब खत्म हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल जब लोग थक के चले जाते हैं, तब हम जाते हैं, तब हम निकलते हैं। तो हम लोग लगभग सितंबर अक्टूबर में ट्रेवल करते हैं जी, जब क्लोजिंग होती है जी। अच्छा, जब आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है ट्रैवलिंग करते हुए कि पूरे पूरे दिन में 2 या 4 ही बंदे दिखे और आप ट्रैवल कर रहे जी। हो, तो उस मोमेंट का भी डर नहीं लगता? डर तो नहीं लगा, पर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि उदास हो कुछ जाते हैं। कोई तो मिले। अच्छा। हाँ, हालांकि आप जिस चीज के लिए गए हो वो आपका टारगेट पूरा हो रहा है, आप जो कुदरत है उसको देख के खुश भी हो रहे हो, हाँ। लेकिन बीच बीच में ऐसा होता था कि कोई तो मिले। राइट। जी। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक बार सहारनपुर के बीच में मैं गई थी हाईवे से सहारनपुर, जी और ऑलमोस्ट उसने जब आते हुए मैंने मैप देखा तो उसने बीच में से कट मुझे दे दिया जी किसी गांव में से, और जी, वो टाइम था। डाइवर्ट कर दिया। हाँ, डाइवर्ट कर दिया, और टाइम था उस समय 6 बजे थे। जी
मतलब मेरी लाइफ का अगर मेरे से कोई पूछे कि वो कैसा वो था, मैं निकली थी सहारनपुर से गुजरी थी वहां से, जब उसने डाइवर्जन दिया हाईवे से। जी और मैं निकली थी शायद इंद्री या पता नहीं करनाल, उसके बाद 20 मिनट्स में आ गया था। जी मैंने उस मोमेंट डर को फेस किया, क्योंकि ऐसा था कि मैं 1 या 1.5 घंटे तक उसके कहने से चल रही थी और मुझे ना बंदा दिख रहा था ना बंदे की जात दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था हो जाता है। कि मैं सही भी हूँ या नहीं हूँ। जी और अंधेरा भी हो गया था तो डर और बढ़ गया अकेले था। वैसे हो गया। अकेले तो वो मोमेंट के लोग दिखते रहे, आप गलत भी जा रहे हो तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये लेकिन है। लोग ही ना हाँ दिखे। होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं एक बार जो भी मैं वो आपको फर्स्ट जर्नी की बात बता रहा 2008 की, तो अभी पिछले 5-6 सालों से तो वहां पे प्रॉपर रोड बन गए हैं। जब मैंने ट्रेवल शुरू किया था कहीं कोई रोड नहीं है, सिर्फ आपको एक ये है कि रास्ता जा रहा है, पत्थर है हाँ और कच्चा है। राइट। अब आपको हर जगह लगभग इन्होंने सड़क बना दी है। मैं अच्छा। ज़ांस्कार से वापस कारगिल जा रहा था, तो शाम को 7 बजे का टाइम था। तो ठंडी हवा चल रही थी वहां पहाड़ में। जब शाम की हवा चलती है वो इतनी भयानक विसलिंग करती है, इतनी भयानक आवाज आती है कि डर लगता है उससे। अगर आपके पास कोई नहीं है और अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो कि कोई घर, कोई होटल या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, तो आपको डर लगता है। तो उस वक्त क्या हुआ कि शाम के 7 बजे मेरे ट्रैक्टर की डीजल पाइप टूट गई अचानक। अच्छा। वो ऐसे वाइब्रेट होके वो टूट गई और 7 बजे का टाइम था, ठंड बहुत ज्यादा थी, अंधेरा हो रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, पूरी भयंकर हवा चल रही, सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी। अब वो ना तो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा, ना मेरे पास वहां कोई शेल्टर था। मेरे पास एक अपना छोटा टेंट था, वो भी लगाने के लिए वहां जगह नहीं थी कि जिस जगह वो प्रॉब्लम आई। तो उसको रेक्टिफाई करने में मुझे लगभग तकरीबन 40 मिनट लग गए वहां पे। तो उसको किया मैं, जब मैंने, तो उसके साथ ही ऐसे ड्रेन चल रही थी, छोटा सा नाला पानी का। तो जैसे ही मैंने अपना वहां से किट से सोप निकाल कर धोने गया, तो ऐसा लगा कि मैंने बर्फ में हाथ डाल दी, इतना ठंडा पानी था। तो मैंने फटाफट हाथ धोए, साफ किए, सुखाए। अब मेरे हाथ जब मैंने धो लिए तो मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, मतलब इतना वो हुआ। तो बाई चांस ये था कि मेरा ट्रैक्टर ठीक हो गया, मैंने उसको स्टार्ट कर लिया। तो मैंने एक हैंड टॉवल लेके ट्रैक्टर के सलेंसर पे ऐसे रख लिया मैंने कि मेरे हाथ थोड़े से सेट हों। तो उस वक्त मुझे बड़ा हुआ कि एक ऐसा महसूस हुआ कि यार कहाँ फंस गए। पर होता है कभी कभी आपको। तो अगर आपने एडवेंचर करना है तो ये थोड़ी बहुत चीजें तो आपके आएंगी जी। अब तक की ट्रैवलिंग में आपका सबसे इमोशनल मोमेंट? इमोशनल मोमेंट कहूँ तो अभी मुझे ऐसा कुछ खास याद नहीं है। इमोशनल तो मैं खुद ही हो जाता हूँ जब मेरी इवेंट टाइम कंप्लीट हो जाती है, बस यही मेरा इमोशनल मोमेंट होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं परमात्मा से दुआ करके चलता हूँ और मेरी जितनी भी इवेंट हुई हैं वो सारी सक्सेसफुल रही हैं और टाइम से पहले हो गई। तो मैं हमेशा ही परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी उन्होंने मुझे अपना हाथ दे के कामयाब रखा जिस चीज में। आपकी आज तक की तो वही मेरा इमोशन, वही मैं इमोशनल हो जाता हूँ। आपकी सबसे बड़ी ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है कि वो गलती की थी मैंने? गलती तो मैडम जानबूझकर नहीं होती। गलती इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो ऐसी मुझसे कोई गलती खैर नहीं हुई, क्योंकि मैं जितनी भी इवेंट्स मैंने की, मैंने मेन क्या रहता है आपका कि आपका रूट प्लान, आपका पेपर वर्क, आपकी परमिशंस, तो मैं तकरीबन सारी ही कैलकुलेट करके चलता हूँ और उसे मैं गलती नहीं मानूंगा। कई बार क्या होता है कि आप किसी टेरेन में जा रहे हो और आपसे कोई चीज छूट गई और आपको वो वहां चाहिए थी, तो वो एक गलती हो सकती है। वो मैं आपको भी बता के हटाऊं कि आप चाहे कितनी भी ट्रेवलिंग्स कर लो, कितनी भी आप इवेंट्स कर लो, लेकिन आपको हर जर्नी कुछ ना कुछ सिखाती है। वो मैं गलती नहीं मानता कि आपको लगता है कि यार ये मैं इस ट्रिप पे मुझे ये रह गया, ये मुझे लाना चाहिए था, या मुझे कोई अपनी व्हीकल के लिए कुछ लाना चाहिए था, या मुझे अपने लिए कुछ लेके आना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ आपको वहां मिलती नहीं जिस एरिया में आप होते हो, तो वो तकरीबन आपको सीख रहती है। अब तक की ट्रैवलिंग के अंदर कभी कोई ऐसा इंसान जो आपको मिला और वो आपको आज तक भी याद हो? हाँ, मेरे को बहुत सारे इंसान मिले हैं हर ट्रैवल पे। मेरे एक फ्रेंड हैं जी, वो नागरकोइल के पास है उनका गांव, तमिलनाडु में। तो वो मेरे आज तक बड़े फ्रेंड हैं जी। अच्छा। वो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं
सूबेदार सूबेदार मेजर कुमार सेन, तो उनका गांव है, वो अभी वहाँ कहीं किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहाँ पे। उनसे मेरी मित्रता है आज तक। अच्छा। और भी मुझे हरियाणा के, पंजाब के बहुत सारे लोग मिले, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के मुझे ऑफिसर्स मिले, तो मेरा उनसे काफ़ी अच्छा प्रेम है जब तक। तो आपने जितना ट्रैवल अकेले किया, कभी ऐसा फील हुआ कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो आपके साथ, जैसे आपने लगाओ कि यार ये कुछ अलग था? ऐसा सच नहीं हुआ। एक इवेंट हुई, मैं आपको बता रहा, जैसे कि मेरी रात को 2 बजे ट्रॉली टूट गई। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से सोया ही नहीं था, लगातार पूरा दिन पूरी रात मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आपके ना ऐसे दिमाग में ऐसे चक्कर से चढ़ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता क्या हो रहा है, हेजिटेशन होने शुरू हो जाता है। कुछ मैं हाई एल्टीट्यूड पे था, 2 दिन से मैं सोया नहीं था। ये वाकया है मैम, ले से कोई करीबन 40 किलोमीटर पहले का। अच्छा। श्रीनगर रोड पे, ये 2008 का फर्स्ट इवेंट का है। तो ले से श्रीनगर की तरफ जब जाते हैं तो वहां से 25 किलोमीटर पर आता है ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरु नानक देव जी का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। उससे 20 किलोमीटर पहले रात को 2 बजे ये इवेंट हुआ कि गिर गई ट्रॉली, और उसमें इतना ज्यादा वजन था, इवन उसके अंदर 210 लीटर तो डीजल था ट्रॉली के अंदर, तो एक आदमी के लिए उसको उठा के खड़ा करना बड़ा मुश्किल था। तो मेरे पास कुछ टूल्स ऐसे थे कि मैंने उनकी हेल्प से बड़ी मुश्किल से, मतलब आपको नींद आ रही है, रात का टाइम है, आप 2 दिन से थके हुए हो, आपके साथ इंसिडेंट हो गया, आप घबरा रहे हो, अकेले हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो उस मोमेंट पे आप, और रात को सन्नाटा, इतना अंधेरा है, फिर इतनी खौफनाक हवा चल रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे। एक बेसुध हालत होती है ना कि वो आप, ऐसा लगता है कि आप कहीं इनकॉन्शियस माइंड में चले गए हो, पता ही नहीं आपको हो क्या रहा है, आप जैसे कुछ कोई सपना देख रहे हो, इस तरीके से हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मैनेज किया जैसे तैसे। तो मैं तकरीबन 4 बजे मैडम पहुंचा पत्थर साहब गुरुद्वारा। तो उस वक्त वहाँ 2 ही कमरे हुआ करते थे छोटे, तो मुझे आज भी याद है। तो जो पत्थर साहब गुरुद्वारा है वो आर्मी के अंडर है, तो जितने भी हाई एल्टीट्यूड पे गुरुद्वारा से उनकी देखभाल जो है आर्मी करती है। तो सुबह सुबह जो ग्रंथी सिंह थे वो उठ के स्नान करने के लिए गए, मैंने अपना ट्रैक्टर वहां लगाया, मेरे पास बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, मैं शूज समेत ही गया, उनका दरवाजा खोला और उनके बेड में जाके सो गया मैं। अच्छा। बिना पूछे। अच्छा। कि मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा। मुझे ये याद है कि वो 1-1.5 घंटे बाद आए हैं और ऐसे मुझे धुंधला सा उनका चेहरा नजर आया, मैं सो रहा हूँ, और उन्हें आके मुझे ऐसे उठाया, हाँ जी पानी पूनी दे आपको कुछ, मैंने कहा जी नहीं। तो फिर मैं तकरीबन 3-4 घंटे सोया, तो फिर मुझे उन्होंने दोबारा उठाया, तो मैंने उठा, मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा जी सॉरी मैं आपसे बिना पूछे यहाँ सो। बोले नहीं नहीं आप थके हुए थे, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे नहाने के लिए गर्म पानी दिया, मैं नहाया, फिर दरबार साहब में गया, मत्था टेका, फिर उन्होंने मुझे लंगर दिया वहाँ पे। तो फिर मेरे से पूछा, वो संगरूर के थे जी, तो उन्होंने पूछा कि आप, मैंने देख लिया था कि कोई ट्रैक्टर पे आया, फिर कहते मैं देख के आया, उसका पंजाब का नंबर है, और फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने लगा कि ये बंदा परेशान है, मैंने इसलिए आपको उठाया नहीं। तो वो मेरा एक, पूरी जितनी भी आज तक की जर्नी है, वो एक मेरा बड़ा यादगार पल, और एक मतलब वही है ना कि परमात्मा आपके आसपास ही होता है, आपको उस मुसीबत से निकाल लेते हैं। द्वार गए थे तो वहाँ तो उन्होंने, हाँ, तो वो उनके आसपास ही थे मेरे, तो उन्होंने मुझे सारा मेरे लिए कर ही दिया जी। जी। आपका तो बहुत इंटरेक्शन सेना से हुआ होगा ना? जी, बहुत ज्यादा। तो सेना कैसे कोऑपरेट करती है पूरा? हाँ जी, सेना कोऑपरेट करती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके जो किसी के कज़न हैं, किसी के फादर भी हैं जो आर्मी में रहे, मैं उनसे मिलता भी रहा, जहाँ जहाँ एक्सट्रीम चेक पोस्ट पे रहे हैं वो, उनके कैंप्स रहे हैं। चूमाथंग एक जगह है लद्दाख में, ले से आगे है, तो वहाँ हम रहे। ब्रिगेडियर सुरेश कुमार शोरान है, वो मेरे फ्रेंड हैं सोनीपत से, तो उनके जीजा जी हैं, तो बड़े खुश होते हैं जब हम कभी जाते हैं, तो उनको भी होता है कि मेरे कोई आया है वहाँ से। तो उनके 2-3 जगह हम उनके पास गए हैं, और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ही बन गए हैं जब आप एक बार किसी के साथ जाते हो। असल में क्या होता है मैम, आप जब एक दूसरे की मानसिकता को पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है या ये ठीक कर रहा है, तो फिर आपका आपस में तालमेल बन जाता है। फिर वो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जितना ट्रैवल किया, और ट्रैवल में भी लोग अक्सर
आजकल सामाजिक रूप पे उतने रिश्ते नहीं बनाते जितना आपने ट्रैवलिंग में रिश्ते बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं। तो आपने अपने जीवन में जो रिश्ते बनाए जी। ट्रैवलिंग के अंदर, आपको क्या लगता है उनसे क्या मतलब एक फीलिंग, या आपको उनसे क्या मिला उस ट्रैवलिंग के बाद भी जो रिश्ते आज भी आपके साथ? नहीं, मैंने देखो जितने भी मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सट्रीम ट्रेवलिंग करते हो, दिल से करते हो, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और वो आपके साथ ताउम्र रहते हैं और आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं वही बता रहा था, अभी हमारे एक अंकल हैं, वो एयरफोर्स से रिटायर हैं, तो ड्यूरिंग जर्नी ही वो मेरे फ्रेंड बने। तो आज तक मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, ही इज अराउंड 74 ईयर्स और वो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अच्छा। मतलब अभी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इतनी इवेंट की रिकॉर्ड बना ली, वो हमसे भी ज्यादा ट्रेवल कर लेते हैं और हमसे ज्यादा ट्रैक कर लेते हैं, इतने फिट हैं वो। ठीक है, और उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है क्योंकि हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इन चीजों का, वो टफेस्ट टू टफेस्ट पोस्ट पे रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये तो हो गई आपका शौक जी ट्रैवलिंग। जी लेकिन बहुत सारे लोग जैसे देखा गया है कि कुछ लोग निकलना ही पसंद नहीं करते, जी कहीं जाना आना ही पसंद नहीं करते। जी। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो दिमाग एक अलग फॉर्म में होता है और जो लोग निकलना, इंटरेक्शन ही नहीं पसंद करते, वो कहीं ना कहीं नहीं, मैं बीमारी की तरफ मेरा तो होते हैं। देखो जी, मैं तो एक ही शब्द में ये कहूंगा कि वो जिंदा नहीं है। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, जिस आदमी ने दुनिया नहीं देखी, जो ट्रेवल नहीं करता, वो जिंदा ही नहीं है। क्या फायदा उस जिंदगी का? आपको जिंदगी मिली है, इतनी खूबसूरत चीज, आप देखो कुदरत ने क्या क्या चीजें बनाई है। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं तो हर व्यक्ति को थोड़ा ट्रेवल जरूर करना चाहिए। ट्रेवल बेसिकली मैडम, मेरे हिसाब से जितना मैं मानता हूँ, जितना मैंने महसूस किया है, ट्रेवल एक मेडिसिन है। ट्रेवल एक मेडिसिन है जो आपका स्ट्रेस रिलीज करती है। अगर आपने एक हफ्ता काम किया तो आपको एक दिन की छुट्टी करते हैं ना, आप संडे ऑफ रखते हैं, किस लिए रखते हैं? आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। अगर आप 24 घंटे काम करते रहोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब हमारा काम भी ऐसा है कि बहुत टफ है। अब मेरा कार लाइंस का काम है, 4x4 गाड़ियों का काम है, तो मेरे को दिन में 500 फोन सुनना पड़ता है। मैं आज अपना वो फोन लेके ही नहीं आया, वर्कशॉप वाला मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, अदरवाइज तो हम लोग पॉडकास्ट कर ही नहीं पाते। तो इतने फोन कॉल्स आती हैं, इतने लोगों से मिलना पड़ता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है। फिर आपकी अपनी लाइबिलिटीज हैं, आपने परिवार को भी देखना है, आपने अपने प्रॉपर्टी की भी टेक केयर करनी है, आपने समाज में भी जाना है। अगर मैं इस बात से आपकी ट्रैवलिंग के अलावा एक इंसान को, हम एक कोई भी इंसान, उस इंसान के सराउंडिंग में अपनी जिम्मेदारियां होती है एज अ ह्यूमन। आपको क्या लगता है कि हर इंसान को अपने आप को कितना खुश रखना है, या उसकी खुद की जिम्मेदारी उसकी कितनी है? देखिए मैडम, ये मैं आपको बताऊं कि देखो, अब हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, तो उसमें क्या है कि जी एक आदमी कमाता है, सारा परिवार खाता है। कई जगह हस्बैंड वाइफ दोनों भी मैं कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कमा रही है, हम घर चला रहे हैं, खुश हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिम्मेवारी की बात की तो जिम्मेवारी देखो, एक इंसान की, अगर मैं अकेला था जब तक मैं मैरिड नहीं था तो हम बेफिक्र थे, हालांकि माँ बाप थे, माँ बाप की भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जैसे आदमी की एज बढ़ती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर वो जीवन जो है ना, वो आपका अकेले का नहीं रहता। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए ही जिम्मेवारी, ऐसा नहीं, मेरी पूरे परिवार के लिए, इवन मेरी पूरे समाज के लिए, देश के लिए जितना भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं तो करना चाहिए, सबके प्रति जिम्मेवारी। आपने 273 किलोमीटर्स की रिवर्स वो की है, उसका कारण बताइए। कि सीधी करनी बात अलग है, लेकिन इतना बड़ा और रिवर्स का कारण क्या जी था? जी, ये मैम ये भी एडवेंचर था? जी मैम, ये कहाँ से कहाँ तक की थी आपने? ये मैम मैंने अपने टोहाना शहर से, टोहाना से होते हुए ये पातना, पटियाला, पटियाला से फिर ये एक राउंड सर्कल था जी, फिर वहां से ये पेहवा, कैथल, नरवाना के रास्ते वापस टोहाना में एक पूरा ऐसे राउंड सर्कल था। आवर्स की थी ये 14 घंटे और 45 मिनट में नॉन स्टॉप कवर की। ये शाम को कोई तकरीबन 4, 4:15 बजे फ्लैग ऑफ हुआ था इसका टोहाना से, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:15। कितनी रही थी आपकी? इसमें मैं वही आपको बता रहा था कि ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 45 किलोमीटर के आसपास ही हो पाती है, इतनी ही रहती है। अब इसमें से कुछ मैं आपसे चीजें पूछना चाहूंगी। जब जितना आपने ट्रैवल किया, आपकी पसंद क्या है, हिमालयाज या डेजर्ट? हिमालयाज। सोलो या पार्टनर के साथ? बोथ, दोनों। अच्छा,
फॉरवर्ड गियर या रिवर्स गियर? मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरवर्ड गियर। खारदुंग खारदुंगला। खारदुंगला या फिर कन्याकुमारी? खारदुंगला। एडवेंचर या कन्याकुमारी भी अच्छा है। अभी कोई देखने वाला ये ना सोचे कि ये बायस कर रहा है, लेकिन पहाड़ मेरे नजदीक है तो मैं ज्यादा इस तरफ ही जाता हूँ। एडवेंचर या एडवोकेसी? एडवेंचर, ओनली एडवेंचर। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस? सेटिस्फेक्शन। डर या पछतावा? नहीं, दोनों ही नहीं। सबसे भरोसेमंद मशीन? ह्यूमन ब्रेन। सबसे खूबसूरत रोड? सबसे खूबसूरत रोड लद्दाख में एक जगह आती है मैम, मोरे प्लेन्स। तो वो एक पूरे हाइट के ऊपर एक इतना लंबा पैच है कि उसमें क्या होता है कि जब आप 2 दिन से स्लोली मूव कर रहे हो, टर्न आ रहे हैं धीरे धीरे से, वो एक ऐसा पैच होता है जहां आप पूरी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। बिल्कुल स्ट्रेट पैच है, वो मुझे सबसे खूबसूरत सड़क लगती है, मोरे प्लेन्स। सबसे मुश्किल पास? सबसे मुश्किल पास सबसे मुश्किल पास मुझे आज तक ऐसा कुछ लगा नहीं। उमिंगला पास जो पिछले से पिछले साल तक था, 2025 तक था, जो वर्ल्ड हाईएस्ट। क्योंकि मैम ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बना रहा है और ज्यादा हाइट्स तक। जब मैंने किया था तो तब खारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहा काफी सालों तक। खारदुंगला के बाद उमिंगला हो गया, क्योंकि उस रोड से जो नेक्स्ट ऊपर बन जाता है पास के ऊपर। पास बेसिकली क्या होता है, पास वैलीज से ऊपर जो टॉप जाता है, जो बिल्कुल ऊंचा पहाड़ आ जाता है, आप एक साइड, दोनों साइड पहाड़ के डाउन रहता है तो वो पास आ जाता है। तो खारदुंगला पास बहुत सालों तक हाईएस्ट रहा जी। उसके बाद उमिंगला पास 19,000 फीट पे बन गया था जी, तो वो भी काफी सालों तक रहा। अभी मिगला बन गया नया पास, जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा। तो मिगला पास लास्ट ईयर से वहां जहां रोड बन जाता है, अप्रोच सभी जगह पे है, तो जहां ऑफिशियल रोड बन जाता है, पब्लिक जा सकती है, तो वो हाईएस्ट उसको कहते हैं, हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो अभी मिगला सबसे ऊपर है जी, तो वो 19,400 या 500 फीट पे है जी तकरीबन। जितना ट्रैवल आपने किया है, कोई ऐसी जगह जहां आप दोबारा ट्रैवल करना चाहते हैं? मैं मैडम लद्दाख और स्पीति लगातार ही ट्रेवल करता हूँ जी। स्पीति एक ऐसी जगह है जो हिमाचल में है, वो पूरा ऊपर का जो उसका हिस्सा है वो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है जी। मुझे खुद को ये याद नहीं कि मैंने स्पीति के कितने ट्रिप किए, साल में 2 बार तो मैं जाता ही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शायद 40-50 के आसपास तो हो गए हैं। तो वहां जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। स्पीति एक ऐसी जगह है। जब नॉर्मल ट्रैवल करते हैं तो कैसे करते हैं? गाड़ी से। ओके जी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं है, किसान के जीवन का हिस्सा है जी। आपका ट्रैक्टर किसान का बेटा है। आपका ट्रैक्टर से इमोशनल कनेक्शन कितना है? मैडम मैं एक फार्मर परिवार से आता हूँ, ठीक है जी। तो ट्रैक्टर जो बेसिकली है किसान का साथी है, किसान का बेटा है। तो मुझे भी ये लगा कि मुझे अपने फार्मर्स, बीइंग ए फार्मर, मैं भी फार्मर हूँ, तो मुझे भी ये लगा कि मैं अपने फार्मर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं अपने फील्ड में, कि मैं एडवेंचर कर सकता हूँ, तो एडवेंचर में फार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो एक ट्रैक्टर ही था मेरे पास, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल लवर हूँ और ट्रैवलर हूँ। तो मेरे को वही समझ में आया कि ये एक मशीन है हमारे पास, तो इसे लो और चलो। आपने दुनिया को ट्रैक्टर की ताकत दिखाई, लेकिन क्या आज भारतीय किसान की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय किसान देखिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी खेती है, अलग अलग तरीके से होने लगी। अब कोई मुझे हरियाणा, पंजाब, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में मुझे कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा नजर नहीं आता जो खाली हो। लगभग सभी जगह खेती होती है। आजकल किसान के पास, लगभग सबके पास ट्रैक्टर हैं, सबके पास अपनी मशीनरी है। पहले नहीं होता था, पहले बैलों से खेती होती थी, अब मशीनी युग आ गया। अब और बड़े ट्रैक्टर, 4x4 ट्रैक्टर्स आ गए हैं, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, आपका काम फास्ट हो गया है। पहले किसान को पराली जलानी पड़ती थी, अब बहुत सालों से इतनी मशीनें आ गई हैं
कि वो सारा उसको पैक करके वो ले जाते हैं। पोल्यूशन का भी कंट्रोल हुआ है। आपने देखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम सरकार के साथ किसानों की है, जी उसमें बहुत सारे जब हम बात करते हैं जी पॉलिटिशियन के साथ, तो अभी लास्ट मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी, उसमें से एक बड़ा अलग मुद्दा निकल के आया कि जब मैंने उनसे पूछा कि सरकार क्यों नहीं किसानों के लिए जो किसान मांगते हैं, जी क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, जी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं किसानों को भी अभी और मतलब अपने आप को उठाने की चेंज जरूरत करना है। होगा। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ये अकेले किसान ही नहीं कर पाएंगे, कुछ सरकार करे, कुछ किसान करे। किसान, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। तो अभी रिसर्च में अभी बहुत सारे लोग कई सालों से लगा रहे हैं, जो चावल की खेती है, धान की खेती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। गेहूं की खेती में पानी कम यूज़ होता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो हम लोग लगातार हमारे एरियाज में धान लगा लगा के हम लोग पानी को खत्म कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को पानी कहाँ से मिलेगा। तो इसकी जो है अभी यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारी वैरायटीज निकाली हैं जो सीधी ड्रिल, जो कम पानी में हो जाती। तो मैं मेरे फार्मर भाइयों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको, अगर आप थोड़ा लगाना शुरू करो तभी आप अपना पूरा खेत लगाओगे। अगर किसी भी फार्मर के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो कम से कम 2 एकड़ वो लगाए, ताकि पानी की थोड़ी भी बचत करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ही हम उसको बचा पाएंगे। हम अपने बच्चों को पानी तभी दे पाएंगे। टेक्नोलॉजी ने किसानी के खर्चे कम किए हैं, बढ़ाए हैं? खर्चे तो मैडम इसका बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कम किए हैं, क्योंकि समय के साथ फसल का उत्पादन भी ज्यादा हुआ है और काम की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एक काम को करने के लिए जहां पूरा दिन लगता था, आप मशीनों की मदद से आप उसको 15-20 मिनट में कर पाते हो। जी। 2008 के जयवीर में और आज के जयवीर में क्या फर्क है? मैडम ये ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, तो अभी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। हाँ, ये है कि आदमी को अपना शौक जिंदा रखना चाहिए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर वाले मुझे अपोज नहीं करते इस चीज़ के लिए कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे मना नहीं करते। नॉर्मली एक फैमिली मैन का इस तरीके से इवेंट्स पे जाना या एक्सट्रीम ट्रैवलिंग करना अलाउ नहीं होता, आप भी जानते हैं। तो मुझे ठीक है, मेरी फैमिली अलाउ कर देती है। गूगल मैप, स्मार्टफोन्स, जीपीएस और सोशल मीडिया के बिना यात्रा करना कितना अलग था? वो भी एक बड़ा मजेदार था। मेरे पास आज भी वो गैजेट्स पड़े हैं जब मैं ट्रेवल करता था। आपको शायद याद हो कि एटलस करके एक बुक आती थी, उसके अंदर मैप्स होते थे। हाँ। तो हमने जब भी उसको देखे ना, तो एक्चुअल में बड़ी क्रिएटिविटी थी। आप पेपर पेन लेके उसमें निकालते थे कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, तो इसमें रास्ते में क्या है, आप कब तक पहुंचोगे, तो वही गूगल मैप होता था। वो बड़ी मजेदार चीज होती थी। हाँ। तो अब तो बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। तो कई बार तो उसमें क्या होता था कि आप गलत घुस जाते थे। हाँ। आपको पता नहीं लगता था, फिर वापस आना। हाँ। और खास तौर पे जो हमारी इवेंट्स होती थी उनमें क्या होता था कि आपको कोई मिल ही नहीं रास्ते में, तो आप पूछो किसी से। कई जगह 2 रास्ते जा रहे हैं और वहां पूछने के लिए आदमी नहीं है, कोई बोर्ड में नहीं है। हाँ। तो आपको खुद को ही चांस लेना पड़ता है कि चल भाई, हाँ, पहले इधर चलते हैं, पहुंच गए तो ठीक, नहीं वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ा रहता था। उस दौर में रिकॉर्ड बनाना ज्यादा कठिन था या आज कंपटीशन ज्यादा कठिन है? तब भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है जी। आज सोशल मीडिया पर एडवेंचर कई बार कंटेंट बन गया है। आपके समय एडवेंचर और आज के एडवेंचर में क्या फर्क दिखता है? देखिए, एडवेंचर बड़ी अच्छी चीज है, आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखता है, ठीक है जी। लेकिन एडवेंचर जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा एडवेंचर कीजिए जो किसी को सीख दे सके, जो मोटिवेशन दे सके समाज में, जिसकी जगह हो समाज में, लोगों को पता लगे कि इससे कुछ फायदा है। ऐसी चीज ना करें कि जिससे आपकी छवि खराब हो, आपके परिवार की छवि खराब हो। अभी मैंने पीछे से देखा, कुछ लोग, एक पेंगलोंग लेक है लद्दाख के अंदर, बड़ी सुंदर झील है, वो 14,400 फीट पे है। तो ब्लू कलर की लेक है, आप कभी उसको देखेंगे इंटरनेट पे खोल के, तो बहुत सुंदर लेक है। वो 145 किलोमीटर लंबी है। अच्छा। जिसमें से हमारे पास वो 135 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर हमारे पास है और 90 किलोमीटर चाइना के पास है। उस लेक के ऊपर भी बॉर्डर है। अच्छा। और वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड की लेक है, क्लीन वाटर लेक है बिल्कुल।
अभी क्या हुआ, पीछे कोई 4-5 साल की बात है, शायद 2021 कोरोना के बाद की बात है। तो गुड़गांवा से कुछ लोग गए, उन्होंने गाड़ियां घुसा दी उसके अंदर, लेक के अंदर, जबकि वहां लिख के लगाया हुआ है कि आप इसके अंदर व्हीकल लेके जाना या वॉश करना अलाउड नहीं। लोगों ने वो उसको एडवेंचर नहीं मानेंगे, उसको स्टुपिडिटी मानेंगे। जब आपने मुझसे एक पूछा था कि एडवेंचर और स्टुपिडिटी में क्या फर्क है, यही फर्क है। उन्होंने गाड़ियां घुसा दी उसके अंदर। आज उन लोगों की वजह से आम लोगों को वहां पर 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वहां गवर्नमेंट ने ट्रेंच खुदाई कर दी है लेक के आगे, 1 किलोमीटर पहले ट्रेंच खुदाई कर दी है कि आपको व्हीकल तो पीछे खड़ा ही होगा, आपको खुद भी वहां से पैदल जाना पड़ेगा। कि जब आपने पानी के पास जाना है, आपने किनारे पे जाना है, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा वहां से। सिर्फ ये कि किसी की एक की गलती की वजह से। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, डेथ, फेलियर या ऑर्डिनरी लाइफ? अगर आपका ट्रैवल बंद करा दें आज से तो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मल रह पाऊंगा। जब कोई कहता है कि ये नहीं हो सकता, और मतलब कोई ट्रैवलिंग ऐसी है जो आपको लगे कि सामने वाला कह रहा है नहीं हो सकती, तो फिर कैसा फील करते हैं, क्या ट्रिगर करता है उस समय मोटिवेशन के लिए कि मैं कर लूंगा? ये तो डिपेंड करता है कि क्या टारगेट है, किस तरीके की जर्नी है, कहाँ जाना चाहते हो आप। क्योंकि जितना हमने किया होता है तो एटलीस्ट वो आपको ट्रिगर करता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप एटलीस्ट उसको जस्टिफाई कर लेते हो अपने माइंड में। रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जिंदगी में ऐसा कोई फेज आया जब खुद को अनसक्सेसफुल महसूस किया हो? नहीं, ऐसा नहीं। आज की युवा जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, कोई भी चीज आपको एक दिन में नहीं मिलती। अभी मैं आपको बता रहा था कि मुझे जो मेरा पहला स्पॉन्सर मिला वो 10 साल बाद मिला। मेरे 10 साल की ट्रेवलिंग का डाटा जो था वो भी मुझे एकदम नहीं मिल पाया। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहले स्पॉन्सर को मैंने अप्रोच किया तो मैं अपने ब्लूप्रिंट लेके गया फाइल उनके पास, उनके एजेंसी में, तो उन्होंने जाते ही मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी। कहते जी ये जो बात आपने बोली है ये सुनने में अच्छी लग रही है बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल, नहीं हो पाएगा। क्या आप बोल रहे हो पहाड़ पे इतने दिन में इतना ट्रैवल करके आप वापस आओगे? पॉसिबल नहीं है। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी। तो मालिक के पास गया मैं, तो मैंने फिर किसी और से पूछा, मैंने कहा यार इन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या हो सकता है? तो जी आप एक बार इनके मैनेजर साहब से मिल लो। वो एज थे थोड़े, तो मैंने उनसे मिला, उन्होंने मुझे बिठाया, कॉफी पिलाई, उन्होंने मेरी बात को सुना ध्यान से। उन्होंने कहता विर्क साहब ये बात तो आपकी ठीक है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, पर क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? मैंने कहा सर ऑफ कोर्स पॉसिबल हो पाएगा। मैंने कहा आप मेरी गारंटी पे कर दीजिए। कहते जी आपकी क्या गारंटी? मैंने कहा जी आप मुझे सिर्फ ट्रैक्टर दे दीजिए और इसका सामान दे दीजिए, आप पैसे मत देना। अगर आपकी इवेंट सक्सेसफुल हो गई तो आप मुझे क्लेम कर देना, अदरवाइज मैं अपने आप पे कर दूंगा। कहते जी चलो ये भी बात आपकी ठीक है। तो उन्होंने मेरे से 2 दिन का टाइम मांगा, 2 दिन बाद उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपना ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, सामान दिया, फंड सारे मैंने खुद से लगाए। फिर जब ये इवेंट रजिस्टर्ड हुई और लिम्का बुक में नाम आया, सर्टिफिकेट आया, तो तब उन्होंने मुझे प्राइज मनी भी दिया और जो जितना मेरा फंड्स था सारा क्लेम किया। हाँ। और एक बड़ी मजेदार बात इसमें मैं आपको बता दूं, इवेंट के दौरान क्या हुआ कि 2 अप्रैल 2008 को मेरी शादी हुई। अच्छा। और 12 जून को मेरी इवेंट थी, तो बहुत थोड़ा टाइम था। तो मेरे इन लॉज ने मुझे बोला ये तो बड़ा रिस्की है कि आपने इतने एक्सट्रीम ट्रेवल पे नहीं जाना। अच्छा। मैंने कहा ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो मेरी खुराक है। अच्छा। तो ये तो मुझे चाहिए। तो फिर जब वो इवेंट सक्सेसफुल हुई तो मैं रात को जब वापस आया तो मेरे फादर इन लॉ ने बड़ा पूरा हार वार डाल के बड़ा उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं ठीक है जो ये कर रहा है ओके, तो अभी वो सभी अप्रिशिएट ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो फैमिली का सपोर्ट है, वाइफ का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, सभी का है। क्या एडवेंचर ने आपको मेंटली टफ बनाया है? जी बिल्कुल। 4 लिम्का रिकॉर्ड्स और दर्जनों एक्सपेक्टेशंस के बाद खुद को साबित करने के लिए और कुछ बाकी है अभी? देखिए मैडम, आदमी की जिंदगी जब तक है तो उसे कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अब
सोचा है कुछ, एक बार हो गया था प्लान, मैंने ट्राई नेशन एक बार बना के दिया था प्रिंट, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं उस वक्त कर नहीं पाया। तो मेरा ये ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका लगा, साल 2 साल 5 साल में, तो मैं करूँगा ज़रूर। मैंने एक ट्राई नेशन इवेंट प्लान की हुई है, इंडिया, नेपाल और भूटान, देन बैक टू दिल्ली। तो ये एक पूरा ट्रायंगल है जो मुझे कंप्लीट करना है। ये मेरा एक प्लान है काफ़ी टाइम से। तो बीच में मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई, कुछ अच्छा। घरेलू चीज़ें थी, कुछ शादियां करनी थी बहनों की, तो फिर मैं नहीं जा पाया इस वजह से। क्योंकि ये इवेंट्स जो हैं, आपको इसके लिए मेन आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बड़ी इवेंट्स हैं, जब तक आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता तो स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं जयवीर जी कि एक स्पॉन्सर किसी भी इवेंट के लिए क्यों जरूरी होता है? मैम, डिपेंड करता है कि आपकी इवेंट पे कितना खर्चा आने वाला है। क्योंकि अगर थोड़ा खर्चा तो आप खुद से भी कर सकते हो। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरी 2013 की इवेंट थी सितंबर की, जो हमने वर्ल्ड पीस डे पे सबमिट की थी, तो वो इंडोफार्म ट्रैक्टर की तरफ से स्पॉन्सर की गई थी। तो अंशुल कोडेवालिया जी हैं उनके मालिक, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उस इवेंट पे अराउंड 25 लाख रुपया खर्चा आया था। तो 25 लाख रुपया खर्चा एक इवेंट पे अपने शौक के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद से। कंपनीज को बेनिफिट मिलता है इसका? हाँ, कंपनीज की देखिए मैडम, जब 15 स्टेट में उनका प्रोडक्ट घूम रहा है, एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने ट्रैक्टर बनाया, और ट्रैक्टर की क्या है कि अब फार्मिंग तो हर स्टेट में हो रही है, साउथ में भी हो रही, उनका ट्रैक्टर साउथ में बहुत बिकता है। तो लोग देखते हैं कि ये टफ चीज है, कहीं भी वो जाके खड़ा होगा तो लोग उसको देखेंगे कि ये किस तरीके की चीज है। एडवर्टीजमेंट कंपनी इसीलिए स्पॉन्सर करती है कि कंपनी को उसके बेनिफिट्स होते हैं। और कंपनी कहीं भी अभी अपनी अलग से इवेंट करती है, प्रेजेंटेशन देती है, तो उसमें कंपनी डिस्प्ले पे लगाती है कि जब आपने पहली बार लोगों को ये बताया कि आप ट्रैक्टर लेके हिमालय जाएंगे, तो लोगों के रिएक्शन कैसे थे? मूर्ख है, ये तो मूर्ख है, ऐसा होता कभी? ऐसा कभी नहीं होता। आप लीग से हटके अगर कभी भी जिंदगी में कोई काम करेंगे, आपको राइवलरी फेस करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति आपको ये बोलेगा, वही व्यक्ति बाद में आपको बोलेगा मुझे तो पता था ये हो जाना है। लेकिन जब हम उन लोगों को फेस कर रहे होते हैं जो लोग ये कहते हैं पागल है, तो उसके बारे में वो आपको डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत उस मिलेंगे। समय अपने आप को कैसे संभालते थे? नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं सुनता। पागलपन जरूरी होता है। हाँ, अगर आप उन लोगों की बात सुनोगे, अपने आप को डिमोटिवेट, तो आप कर कैसे पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। किसी ने कहा था कि पागल हो गया? हाँ हाँ, बहुत लोगों ने वही लोग आज आके कहते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है। कभी आपको लगता है ऐसा कि मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ? हाँ बिल्कुल। ट्रैक्टर इसलिए चुना था कि आप किसान परिवार से हैं? जी। ओके। कब आपको ट्रैक्टर चलाना स्पोर्ट कार जैसा फील देता है? देखिए मैम, हमारा बचपन ही जो है ना ट्रैक्टर पे बीता है। हमने छोटे होते ही ट्रैक्टर पकड़ लिया था। ये तकरीबन मैं कोई 3rd या 4th क्लास में था मैं जब से ट्रैक्टर चला रहा हूँ। अच्छा जी। ओहो। जब आप किसी भी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं जी। तो परिवार की मनोदशा उस मोमेंट क्या होती है? इमोशनल हो जाते हैं जी, क्योंकि एक तो इतने दिनों के लिए जाना होता है, फिर रिस्क तो इन्वॉल्व रहते ही रहता है जी। इसमें तो कोई वो नहीं है कि रिस्क तो इन्वॉल्व रहते रहता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है मैम कि आप 5 घंटे या 7 घंटे चलाने के बाद आपने रेस्ट करना है। उनको ये पता होता है कि ये इवेंट है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, तो इसमें बॉडी का पूरा जोर लग जाएगा, दिमाग का पूरा जोर लग जाना है। क्योंकि अब मैं आपको मेरी लॉन्गेस्ट ट्रिप बताता हूँ 2008 का ही, क्योंकि वो 2008 की जो जर्नी थी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे बड़े एक्सपीरियंस हैं उसके, मैं 2-3 तो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उसका जो लास्ट फेज था उस जर्नी का 2008 वाली का, मैं चला था जी हिमाचल J&K के बॉर्डर से। उस जगह का नाम है जी सारचू। सारचू से मैं चला जी सुबह करीबन कोई 5 बजे। मैं चल रहा हूँ पूरा कंटिन्यू। मैं रात को करीबन 10 बजे रोहतांग पास, आपने गए भी हो गए आप, रात को 10 बजे मैं रोहतांग पास पे था जी। और वहां पर लिटरली बरसात पड़ रही थी पूरी, और बिल्कुल ठंड थी, और मैं पूरा गीला था।
सुबह से चला हुआ हूँ मैं 5 बजे से 10 बजे मैं रोहतांग पास पे था, पूरी रात फिर ट्रेवल किया मैंने, पूरा कुल्लू तक, बस बिलासपुर तक इवन बरसात थी। तो मैं पहुंचा सुबह तकरीबन कोई 8 या 9 बजे के आसपास, 8 बजे पहुंचा मैं पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे जी, जहाँ ये नैना देवी का रास्ता जाता आनंदपुर साहिब। फिर मेरा वहाँ इंटरव्यू था जी टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में चंडीगढ़। तो वहाँ बॉर्डर पे चंडीगढ़ वालों ने फिर मुझे रोक लिया ट्रैक्टर कि जी आप ये सिटी में कहाँ लेके जा रहे हो। तो फिर मैंने उनको पूरा अपना दिखाया, तो देन फिर उन्होंने ऊपर अपने बॉस से बात की, तो फिर उन्होंने अलाउ किया मुझे कि मुझे मेरा इंटरव्यू है। उन्होंने वहाँ भी क्रॉस चेक किया, तो फिर मुझे जाने दिया। तो वो पूरा दिन, पूरी रात और उस अगली रात को मैं रात को 1:30 बजे करनाल पहुंचा। अरे जी जबीर जी, जब हम रिकॉर्ड बनता है तो उसमें रिकॉर्ड में सिर्फ नाम एक जने का आता है जितने जी, भी आपने जी। रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उसके पीछे सेक्रीफाइस कितना का होता है। सेक्रीफाइस तो देखो जी, परिवार का तो हमेशा ही रहता है जी, क्योंकि जब तक आप इवेंट से वापस नहीं आते तो उनके तो सांस सूखे ही रहते हैं। कभी परिवार ने बोला अब रहने दो, बस करो? हाँ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि बहुत हो गया। कि बना तो दिए थे रिकॉर्ड। नहीं, अभी रिकॉर्ड मैंने लास्ट 2013 में बनाया था जी। अच्छा। 2008 में, 2012 में, फिर 2012 में और फिर 2013 में। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मैं 3 महीने बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ काम में। उसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए, चाहे 2 दिन का ही चाहिए, मैं निकल जाता हूँ, मुझे जाना पड़ता है। वो क्या है कि आपके ना वो जैसे बोलते हैं कि जी बैटरी डाउन हो गई, हाँ। तो वो सिस्टम होता है मेरे चार्ज करने के लिए। हाँ, मैं अपने आप को चार्ज करने के लिए जाता हूँ, मेरी मेडिसिन वही है। हिमालय के बाद अचानक चंडीगढ़, बद्दी से कन्याकुमारी, पूरा भारत क्यों किया ट्रैवल? मैडम, जो पहली इवेंट थी वो खारदुंगला की थी, पूरा लद्दाख की। दूसरी फास्टेस्ट थी, वो हमने 14 दिन में की थी। तो उसमें मेरे साथ पार्टनर थे अमित कुमार, वो टीचर हैं जी कुरुक्षेत्र से। तो उसमें प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके था कि फास्टेस्ट की नॉन स्टॉप करना था हमने उसको, कि उसमें आप रुकोगे नहीं बिल्कुल भी, कोई नाइट स्टे नहीं होगा। क्योंकि जो पहली जर्नी थी वो 3000 की थी, दूसरी जर्नी थी वो 3623 किलोमीटर की थी। उसमें 14 दिन लगे और पहले वाली में 18 दिन लगे। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ अमित थे साथ में, तो उनका मैंने फिर इंस्टांट लाइसेंस बनवाया, तो वो मेरे साथ थे जी। और जो तीसरी थी वो मेरी 1 डे जर्नी थी, रिवर्स, जो मेरी ट्रैक्टर पे थी, रिवर्स ड्राइव। और जो ये आप ऑल इंडिया वाली थी, तो ऑलरेडी मैं ये 2 जर्नी कर चुका था, तो उसके बाद सेम आप कितना रिपीट करोगे उसको। तो फिर मुझे लगा कि एक लॉन्गेस्ट करनी चाहिए पूरा, कि बहुत सारे लोगों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया है, किसी ने बाइक पे किया है, किसी ने गाड़ी पे से ज्यादा किलोमीटर आप 7000 प्लस जी जी। ये 15 स्टेट्स कवर की थी हमने इसमें, ये भी लगभग नॉन स्टॉप जैसी ही थी। आपने इस पूरी की पूरी अपनी ट्रैवलिंग को एक उसके साथ जोड़ा, कॉज के साथ, मैसेज जी। हाँ, जी वो क्या था? जैसे मैम ये 2013 वाली इवेंट थी, तो ये हमने वर्ल्ड पीस डे पे इसको सबमिट किया कि विश्व शांति रहे, ठीक है जी। एक मैसेज देना होता है कि लोग इस चीज पे गौर करें। जो रिवर्स ड्राइव थी वो हमने करप्शन फ्री इंडिया पे इस जो मैसेज था उसमें दिया। और जो 2012 की हमारी लॉन्गेस्ट हिमालयन थी, वो हमने सेव गर्ल चाइल्ड पे जो किया। और क्या था ये? फीमेल 40 सीट में। हाँ जी ये क्या अभियान था? ये सेव द गर्ल चाइल्ड। अच्छा जी, और उनकी एजुकेशन पे, और उनको मतलब जो आजकल सरकार बोल रही है कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आपने जी जी। आपने बोला कि हम रिकॉर्ड तोड़ने पर नहीं, नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। जी, इस सोच में क्या फर्क है? नया कुछ करेंगे तो तभी कुछ, मतलब आप अपना ही रिकॉर्ड, ये तो देखिए इन सारे रिकॉर्ड जो हैं ये अलग अलग रिकॉर्ड है, इसमें मैंने कोई अपना रिकॉर्ड ही बीट नहीं किया। ये चारों रिकॉर्ड हैं ये अलग तरीके के जी। एक मेरा सोलो है, एक लॉन्गेस्ट है, एक ऑल इंडिया है और एक रिवर्स है। तो कुछ ऐसा
क्योंकि मैंने जो सोचा उसमें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही नए हैं। बिल्कुल। रिकॉर्ड बुक में नाम आने के बाद कितने दिन तक खुशी रहती है? हमेशा ही रहती है, आज तक भी है जी। अच्छा, जी क्या रिकॉर्ड की भूख एडिक्शन बन जाती है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने किया है, आप ये कर सकते हैं। उसको भूख नहीं कह सकते, उसको हैप्पीनेस कह सकते हैं। अमित चौधरी के साथ आपकी दोस्ती सिर्फ ये है, ये पर्सनल लेवल पे भी है? मैडम, मैं 2001 से लेकर और 2010 तक कुरुक्षेत्र रहा। अच्छा। तो उस दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई 2008 में। तो ये अलग ट्रेवल करते थे, मैं अलग ट्रेवल करता था, ये भी मेरे जैसे ट्रेवलर ही हैं। तो मेरे पास आ जाते थे क्योंकि हम जानने लगे थे एक दूसरे को। तो जो पहली इवेंट थी मेरी वो मैंने अकेले लगाई। तो फिर ऐसे हम लोग एक दिन बैठे थे तो बात चल पड़ी। मैंने कहा यार मैं कुछ इवेंट प्लान कर रहा हूँ, एक और थोड़ी लॉन्गेस्ट, तो मुझे कोई पार्टनर चाहिए अच्छा। तो ही सेड कि पाजी मैं चल पड़ूंगा आपके साथ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने आपके पास लाइसेंस है ट्रैक्टर का? बोले नहीं है। तो फिर मैंने पहले इनका लाइसेंस बनवाया, फिर ये मेरे साथ गए। कभी ऐसा हुआ है जब दो पार्टनर्स ट्रैवलिंग में है तो दोनों के मत अलग रहे हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? सम डिसीजंस? कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अकेले निकलते वक्त सबसे बड़ा डर क्या होता है? अकेले निकलते वक्त सबसे ज्यादा डर, अभी तक ऐसा कुछ खास मुझे याद नहीं कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो। कुछ जो एक दो इंसिडेंट था वो मैंने आपको बताया ही है। बस यही रहता है कि आपका जो जिस इवेंट पे जा रहे हो वो ठीक ठाक से हो जाए। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, हौसला होना पहले बहुत जरूरी है, फिर चीजें हो जाती हैं। चीजें हो जाती है कि आपकी जो सोच है ना वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि कुछ, अगर आप इस तरीके से कुछ इवेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो अगर उसमें अगर आप ऑब्स्टेकल से डर जाओगे तो फिर वो तो फेल ही है, फिर नहीं हो पाएगी। तो आपको सहना तो पड़ेगा ही, उसी का नाम ही एडवेंचर है। अगर वो टफ नहीं होगा तो फिर हर कोई ही कर लेगा। जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हो तो किसकी परीक्षा होती है, मशीन की या इंसान की? दोनों की। उसका कारण ये रहता है कि हमें इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप जैसे ही 12,000 फीट टच करते हो उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो तो आपका लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आप धीरे धीरे क्लाइमेटाइज कर जाओगे। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप कभी देखो कि लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड बाय एयर जाते हैं तो जाते ही बीमार हो जाते हैं 2-3 दिन। अच्छा। बहुत सारे टूरिस्ट ले जाते हैं, बाय एयर जाते हैं। अभी वो दिल्ली में कितना एल्टीट्यूड है, 200 मीटर्स, और वो जा कहाँ रहे हैं जी, 7,000 मीटर पे। और डायरेक्टली जब वहां लैंड करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लेन के अंदर उनको एक्लाइमेटाइज करने का मौका नहीं मिलता। तो बहुत कम लोग हैं जो जाके फिट रहते हैं। अदरवाइज मोर देन 80% लोग 2 या 3 दिन के लिए वहां एडमिट होते ही होते हैं, बीमार होते हैं। अच्छा। अगर आप बाय प्लेन जाओगे, अगर आप बाय रोड जा रहे हो, स्पेशली अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो बाइक पे, तो आप 100% एक्लाइमेटाइज हो जाओ, क्योंकि आपका कांटेक्ट डायरेक्ट एयर से रहेगा। अगर आप गाड़ी से जाओगे उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप लोग ग्लास बंद करके चल रहे हो। अगर आप ओपन व्हीकल पे जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम बहुत मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना ग्राउंड लेवल पे ट्रैवल करोगे जी, उतना जल्दी आप उसके साथ मैच कर जाएंगे। अभी देखिए आर्मी जैसे है, आर्मी अपने यूनिट्स को डिप्यूट करती है जब हाई पोस्टेज के ऊपर, तो वो डायरेक्ट उनको नहीं लेके जाते। हाँ। अब वो अगर उनको उनका बेस अगर 5,000 फीट पे है तो वो उनको एक दिन 6,000 पे रखेंगे, उनको अगले दिन उनको 7,000 पे लेके जाएंगे, फिर 8,000 पे। अगर उन्होंने उनको 12,000 या 13,000 या 18,000 पे लेके जाना है तो स्टेप्स में लेके जाते हैं, उनको क्लाइमेटाइज कराया जाता है पहले, फिर वो ऊपर लेके जाते हैं। अदरवाइज नहीं तो वो बीमार हो जाएगा कोई भी इंसान। जो लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं, बहुत कम, जी, ना के बराबर, आप उनको क्या कहेंगे कि आपने जितना ट्रैवल किया कि यहाँ तो ये जगह तो जरूर देखनी चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया ट्रैवल किया ही नहीं। वो लोग फॉरेन जाते हैं। हाँ। कोई बाली जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, कोई कहीं भी जाता है, एज पर पॉकेट। जिसके पास जितना पैसा वो अपने हिसाब से चला जाता है, यूरोप घूमता है कहीं। लेकिन हमारा इंडिया भी बहुत खूबसूरत है।
अभी 28 सालों में मैंने जितना घूम लिया, और अगर मुझे 128 साल और मिलेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, बड़ा खूबसूरत है हमारा मुल्क, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ आपका बार बार जाने को भी दिल करेगा। मतलब आप ये मान के चले कि मैं हिमालय ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो अभी हिमालय ही बहुत बाकी पड़ा है। अच्छा, बहुत बाकी पड़ा है। आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं कि क्या गाड़ियों से जाना चाहिए लोगों को अपनी, या बसेस जो इकट्ठी जाती हैं वो भी? डिपेंड्स, ये तो देखिए क्या होता है मैडम कि आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है नहीं, कि अगर एक आम लोग जा रहे हैं तो? आम लोग जा रहे हैं तो वो अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सट्रीम करना है, अगर किसी ने लद्दाख जाना है, किसी स्पीति जाना है, उसमें मेन चीज क्या रहती है कि जी एक तो हाइट है, हाइट के ऊपर थोड़ा सा गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदमी को भी ऑक्सीजन कम मिलती है, और गाड़ी को भी चढ़ने के लिए फ्यूल बर्निंग प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। उसमें प्रॉब्लम कि जो भी उसको लेके जाए उसकी व्हीकल के ऊपर कमांड अच्छी हो, क्योंकि नॉर्मल ड्राइवर वहां अपनी गाड़ी लेके ना चले। स्पेशलिस्ट के साथ जाएं तो वो ज्यादा जी। और अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इन एरियाज में विजिट करता है, अगर आप स्पीति जा रहे हो, आप लद्दाख जा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि एज्ड आदमी को नहीं जाना चाहिए, जो ज्यादा उम्र का है उसे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ना जाए वहाँ पे। अच्छा। छोटे बच्चों को अवॉइड करें वहाँ लेके जाने। अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है, तो मतलब जो फिट है वही जाए। जी। जो आगे यूथ ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं उनको क्या मोटिवेशन देंगे? देखिए, ट्रैवल जो है एक बहुत ही अच्छी गेम है। ये मैं जो देखो कोई भी इंसान है, मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ, तो मैं वही आपको बता सकता हूँ। ट्रैवल जो है एक सुकून देने वाला, जो मैं इसको समझता हूँ कि मुझे इससे सुकून मिलता है। मैं अपने काम से जब भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैवल आपको पेशेंस सिखाता है, ट्रैवल आपके बड़े अच्छे रिलेशंस बनाता है। मुझे अपनी पूरी ट्रैवल लाइफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। अभी हम लोग 4 लोग गए थे, तो आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छा सीखने को मिलता है, आपकी जिंदगी में ठहराव आता है, आपको पेशेंस रखने की आदत पड़ जाती है, आपको कम में सरवाइव करने की आदत पड़ जाती है आपको। अगर मैं आज की यूथ की बात करूं जगदीश जी, तो यूथ ना पैसा कमाता है और उसको लग्जरी पे उड़ा देता है। वो कहीं ना कहीं वो जो असली जिंदगी है उस तक जा ही नहीं पाता। मैं वही बताता हूँ आपको कि जब मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, तो देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सभी को बच्चों को लगभग बराबर सा पॉकेट मनी मिलती थी कि महीने के आपको इतने मिलेंगे या हफ्ते के आपको इतने मिलेंगे। तो हमारे जो साथ के साथी थे वो नॉर्मली क्या करते थे कि उसमें से सेविंग करके, कॉस्ट कटिंग करके वो अपने लिए लेते थे। किसी ने पैंट ले ली, किसी ने शूज ले लिए, किसी ने टी शर्ट ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, फोन ले लिया, जो भी किसी को चाहिए होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि हमें जो कपड़ों के लिए पैसे मिलते थे ना, हम कपड़े पुरानों से काम चला लेते थे। हमारे वो सारे पैसे फ्यूल में जाते थे, पेट्रोल में। तो हम वहां से अपनी सेविंग करके ट्रेवल करते थे। तो बेसिकली जो मेरा ट्रेवल बनने का मेन था वो यहीं से शुरू हुआ कि मैं वहीं से जो मुझे पैसा मिलता था घर से, उसी से मैं बचा के और उसी से मैं अपना काम कहीं ना कहीं आज के यूथ को, जो बच्चे सिर्फ लग्जरी में, मॉल्स में, चीजों में सुख ढूंढते हैं, उन्हें एक्चुअल में निकलने की जरूरत है। बिल्कुल निकलने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि असल में तो देखो यूथ को तो जाना ही जाना चाहिए, हर इंसान को जाना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जो भी बंदा है उसको, सबको ट्रैवल थोड़ा करे ज्यादा करे, लेकिन उसको जाना चाहिए। एटलीस्ट साल में 2 बार जरूर ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करता है। जी। तो आज हमारे स्टूडियो में थे जयवीर सिंह विर्क, जिनके साथ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पसंद करती हूँ और मैं शायद अपने वर्कलोड की वजह से नहीं निकल पाती, तो आज सच बताऊं तो उनसे बात करने के बाद मुझे खुद को मोटिवेशन मिली कि काम, जो वर्कहॉलिक लोग होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, सुबह से शाम तक काम काम काम, और 365 डेज, संडे भी ऑफ, और बाकी सब लोग ऑफ पे होते हैं, मेरा नहीं ऑफ होता। लेकिन आज पॉडकास्ट करने के बाद शायद मैं अपना टूर जल्दी प्लान करूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।